बच्चे उठवाए हैं, अटेंडेंट को साथ लिए, वो ट्रायल्स में लेकर गई है कि मेरे बच्चे अटेंड करें, इमरजेंसी हो गई है। अच्छा सर वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था। मेलसी से खबर शामिल करते हैं हमारे A1 न्यूज़ के नुमाइंदा फयाज अहमद सईदी से। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों की अमवात पर अफसर नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ ये नोटिफिकेशन सरासर गलत है, इसको हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे इस वक्त में। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन है और ये देखें। ठीक है, आप लोगों पे गलत इंप्रेशन न डालें नर्सिस का। ये असल नोटिफिकेशन है। जाली दवाई का रिएक्शन होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, स्टाफ जिम्मेदार नहीं होगी। स्टाफ तो मैं वो हूँ जिसकी इतनी सी भी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई। जर्मनी में स्टाफ नर्स की सैलरी है 22 लाख, यूके में है 14 लाख, कुवैत में है 7 लाख। क्या वजह है कि पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा भी नहीं हो सकी ये सर्विस हॉस्पिटल, जिसके अंदर मैं काम तो कर सकती हूँ, लेकिन इस एरिया के 2 किलोमीटर के अंदर मैं 5 गज का प्लॉट भी नहीं ले सकती इस सैलरी में। मैं क्यों गज्जू माता से हॉस्पिटल में आती हूँ? क्योंकि इतनी सी सैलरी में मैं वहां पे ही रेंट पे रहना अफोर्ड कर सकती हूँ। उसके बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद आप ये सारा दवाइयों का मलबा भी मेरे ऊपर डाल रहे हैं। इस वक्त सर्विस हॉस्पिटल के अंदर स्ट्राइक चल रही है। पूरी ओपीडी को लॉकडाउन कर दिया गया है। कोई भी मरीज डॉक्टर चेक नहीं कर रहा है और जितने भी मरीज हैं उन्हें इमरजेंसी में भेजा जा रहा है। रिसेंटली खानेवाल में एक इंसिडेंट हुआ। होता यह है कि पूरे मुल्क में जहाँ पे भी दवाइयां आ रही होती हैं एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है और वो एक ही वेंडर के थ्रू आ रही होती हैं। और खानेवाल के अंदर रिसेंटली कुछ बच्चों को ये दवाई लगाई गई है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है और जितना भी ब्लेम है वो एक नर्स पे शिफ्ट कर दिया गया है और जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है जाली दवाइयां सप्लाई करने के लिए उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। देखें, मेरी बेटी के साथ जो हुआ है मुझे अब इल्म हुआ है। कम अज़ कम मुझे ये नहीं बताया कि आपकी बेटी सस्पेंड हो गई है, टर्मिनेट हो गई है और अब उसे हॉस्टल से उठाया गया है। ठीक है, वो बगैर शादीशुदा है, उसको दाग लग गया है। ठीक है, और ये बताएं कि डॉक्टर हजरात SM MS ये उसका कोई गुनाह नहीं है, लगाने वाले का गुनाह है। आप लोगों ने किया हुआ है। मजबूर न करें, हमारी बहनें हैं, मजबूर न करें। बात हो रही है ना, बस बात के बाद उनके ऑफिस में जो है ना स्टेटमेंट ली जाती है। ठीक है, वो टेररिस्ट नहीं है, उसके पास हथियार नहीं है। नर्स जो है बताए दहशतगर्द है। आप ये बताएं मुझे आप इस बात का जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम सर मेहरान, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत हैं? जी वालेकुम सलाम मुबशिर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो क्या हो रहा है आजकल? आजकल बेसिकली मैं फरवरी 2024 से आगा खान आया हुआ हूँ, तो एक फिल्म चल रही है तो उसी में ही बस बिजी हूँ। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो कन्वेंशनल, जो मैं जिन चीज़ों पे ऊपर बात करता हूँ, या तो नर्सिस के लिए बात करता हूँ कि वो किस तरह किसी और कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन ये वो, और क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो आज हम जो है ना उससे हट के थोड़ा सा टॉपिक है हमारा। पाकिस्तान में एक काफ़ी पिछले 2-3 वीक से एक प्रॉब्लम चल रही है नर्सिस से रिलेटेड। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट्स भी हो रहे हैं, तो हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा इंट्रो अपने बारे में दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हम जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और जो भी हम डिस्कशन करेंगे वुड बी वेरी वेरी वैलिड टू द सिचुएशन राइट नाउ। श्योर मुबशिर, बेसिकली मैंने अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया था फ्रॉम 2011 फ्रॉम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, एंड लकीली आई वाज द फर्स्ट इंटर्नी देयर। और उसके बाद जो था फिर मैंने वहाँ से कंप्लीट करके तो फिर मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है वो एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया था, एंड बहुत कम अरसा वहाँ पर ऑलमोस्ट कोई 6 मंथ्स बाद टीचिंग करके फिर मैंने उसके बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जनरल हॉस्पिटल इस्लामाबाद ज्वाइन किया। और उसी के साथ साथ 2014 में फिर मैंने शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एज अ लेक्चरर, जिस टाइम में आप लोग स्टूडेंट्स थे, तो मैंने ज्वाइन किया। और 2015 में मैंने अपने मास्टर्स कंप्लीट की। और उसके बाद इन 2017 दिसंबर 2017 में आई वाज सेलेक्टेड एज अ डायरेक्टर नर्सिंग इन मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस इन KPK,
और सिंस 2018 से लेकर और 2024 तक मैं डायरेक्टर नर्सिंग रहा KPK के अंदर मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में। तो बेसिकली वहाँ पर मैं मैनेज करता रहा, मेरे अंडर टर्शी केयर हॉस्पिटल्स थे और साथ में जो थे वो मैं नर्सिंग कॉलेजेस को भी देखता रहा। तो वेरी बड़ी वास्ट मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो अच्छी चीज़ थी उसमें ये थी कि वो एक ऑटोनोमस बॉडी थी और नर्सिंग डायरेक्टर जो था वहाँ पर वो एक ऑटोनोमस था। तो काफ़ी इंजॉय किया उस जर्नी को मैंने एज अ डायरेक्टर नर्सिंग 6 to 7 years और मतलब बहुत अचीवमेंट्स थी। एंड यू आर वर्किंग इन पाकिस्तान विच इज़ अनदर अचीवमेंट। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, हम जैसे जो हैं वो तो हमेशा आसानी की तरफ जाते हैं, कोशिश करते हैं, और आजकल एक हवा चली हुई है, हर कोई यही कोशिश करता है कि वो आउट ऑफ द कंट्री काम करे। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सर मैं पहले इंट्रो दे देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है, हम एक नर्सिंग ऑफिसर है अक्सा ऑफाक, स्केल 16 नर्सिंग ऑफिसर हैं, वो काम कर रही हैं खानेवाल टीचिंग हॉस्पिटल में, जो डिस्ट्रिक्ट DHQ हॉस्पिटल है खानेवाल में। और क्या होता है कि जून 12 को उनको अरेस्ट किया जाता है फॉर द रीजंस ऑफ 322 सेक्शन 322 फॉर द पाकिस्तान पीनल कोड। रीज़न ये होती है कि उन्होंने जो 3 बच्चों को इंजेक्शन लगाए, जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की है वो रॉन्गली एडमिनिस्ट्रेड है, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया जाता है। इट्स ऑल एलिजिड, और अभी तक इसका कोई जो एग्जैक्ट रीज़न है वो मतलब सामने नहीं आया। बहुत सारे लोग जो है ना इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप की जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसके ऊपर जो भी अभी तक डेवलपमेंट्स हुई हैं वो क्या हैं, एंड देन फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द नर्सिंग प्रोफेशन एंड इट्स प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल SOPs। श्योर मुबशिर, मेरी 2-3 दिन पहले पंजाब के अंदर एक हायर अथॉरिटी से मेरी बात हुई थी, सही, which is basically responsible for all the nursing functions in Punjab. So ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने इस पे बात की, और लोगों को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तो गलतफहमी के शिकार भी होते हैं, हमें रियलिटी का पता ही नहीं होता, और जब सच आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होता है तब तक। ठीक है जी जी। असल में बेसिकली जो अक्सा का इशू है, इसमें मैंने क्यों बात इसलिए की था कि मुझे भी रियलिटी का पता चले कि वो रियलिटी है क्या, क्या हुआ, किस तरह ये सब कुछ, और फिर उसके बाद मैंने कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी उससे की कि आप मुझे ये बता दें कि जो मुझे लग रहा है किस तरह, क्योंकि मैं तो 7 years एज अ डायरेक्टर नर्सिंग, और मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 1000 नर्सिस को एट अ टाइम डील करना ये बहुत बड़ी बात है, और सारी चीज़ों से मैं गुजरा हूँ क्योंकि डायरेक्ट मेरा ही काम था ना, एक ऑटोनोमस बॉडी। असल में बात ये है कि जहाँ तक अक्सा का ताल्लुक है, ये मैं वैसे ही कह रहा हूँ, और अच्छी बात यह है कि मेरा एक्सपीरियंस भी टर्शी केयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है, जहाँ पर मैं डायरेक्टर था तो भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, तो ऑल दो बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ना। सही। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ये था कि अक्सा जो थी ये बेसिकली कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स थी, जिसकी जॉब जो थी कॉन्ट्रेक्चुअल थी, राइट, 2 years का या 3 years का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। ओके। और रूटीन में जिस तरह नर्सिस अपनी ड्यूटी करते हैं गवर्नमेंट का, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो जैसा कि आपको भी पता है कि नर्सिस और पेशेंट रेशोज़ जो है ना वो बहुत बड़ा मैटर करता है इन चीज़ों के ऊपर। तो वो रूटीन में आती है, और जिस तरह उसकी ड्यूटी स्टार्ट होती है, और रूटीन में जिस तरह पेशेंट को मेडिकेशन करती है तो मेडिकेशन स्टार्ट करती है अपनी, जिसमें 3 बच्चे जिसके वेरी अनफॉर्चुनेटली जो डेथ हुई है, वो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन वो ये कह रही थी कि मतलब उसने एक बच्ची को इंजेक्शन दिया है, ठीक है, उसके बाद जब वो दूसरे के पास आई है, दूसरे के तो पहला जो है वो उसकी डेथ हो गई है ऑन द स्पॉट, दूसरे को इंजेक्शन मिला है, तीसरे के पास आई है, दूसरे की डेथ हो गई है, तीसरे को भी इंजेक्शन लगा दिया, उसने मुड़ के दूसरे को नहीं देखा है कि क्या है क्या हो रहा है, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी बात ये है कि मेरी तरफ से ये क्वेश्चंस थे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि एंटीबायोटिक का रिएक्शन है, जिसको हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी या कि बहुत ज़्यादा एनाफाइलेक्सिस जिसको हम कहते हैं, अगर ये है
तो आया ये जो इंजेक्शन है ये पहली मरतबा इन बच्चों को लग रहा था, फर्स्ट टाइम? तो आंसर था नो, फर्स्ट टाइम। इससे पहले 12 बजे भी डोज मिला है, या इससे पहले भी ये बच्चे काफ़ी दिनों से एडमिट थे और उनको ये डोज मिल रहा है। तो मैंने कहा देखिए ये तो बात ही ख़त्म हो गई कि हम इसको एनाफाइलेक्सिस कैसे कहें कि एक बंदा देखिए, हम पहले जब एंटीबायोटिक, आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका ये है कि टेस्ट डोज दे के और फिर एंटीबायोटिक चलाई जाती है। ये तो नहीं है फर्स्ट डोज के बजाय 5वें दिन जो है या तीसरी दिन या दूसरी दिन रिएक्शन शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एनाफाइलेक्सिस आपकी विद इन सीक्वेंस होता है। जैसे आप वो एंटर हो जाती है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस होकर और उसी टाइम सेकंड्स में वो रिएक्शन हो जाता है और वो एनाफाइलेक्सिस है फॉर एग्जांपल। तो वो तो एक बात हो गई। असल में बात ये है कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कि वो एक नर्स 35 मरीजों को, 35 पेशेंट्स को देख रही थी, बच्चों को। ठीक है, एडल्ट्स, अगर हम बच्चों की पॉपुलेशन की बात करें, पेडियाट्रिक्स की बात करें, तो ये बहुत टफ है 35 बच्चों को डील करना। और उसमें अगर एक ही आईवी लाइन ख़राब हो जाए ना, तो उस आईवी लाइन को लगाने में मेरे ख्याल में कि पता नहीं कितना, आपको एक आईवी लाइन मेंटेन करने में कितना टाइम लगता है। ये वैसे अगर आप कोई आप सोच लें, बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये है कि उसमें ये तो अगर एक बच्चा भी सिक हो जाता है एंड ओनली वन नर्स इज वर्किंग देयर, तो आप मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं, मैंने पीड्स में काम किया हुआ है, आपने काम किया हुआ है, बहुत सारे नर्सेज ने काम किया हुआ है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं एक तो बच्चे रोते बहुत ज़्यादा हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ होते हैं, ठीक है, अगर कोई सिक हो जाता है फॉर एग्जांपल उनको आईवी लगानी पड़ जाती है, दैट्स अ रियली हार्ड टास्क टू डू। एग्जैक्टली देखिए, रिसर्च ये कहती है कि जहाँ पर नर्स पेशेंट रेशो जो है ना वो ज़्यादा होना, वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पर एरर्स बहुत ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू दोज एरियाज जहाँ पर ये रेशो कंट्रोल होती है। तो अब एक नर्स आती है, मैं ये नहीं कहता कि एक नर्स आए और वो 35 बच्चों को संभाले लेकिन वो एरर्स करे, नो, ये आंसर नहीं है इस बात का। हमारी गलतियाँ ये है कि हम हमेशा एक दूसरे के बचाने के लिए और गलतियाँ करते हैं और मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ द रीज़न। होता ये है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट को, उसका अपना एक मैकेनिज्म होता है, उसकी रिपोर्टिंग। ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग का होता है, उसके इन्वेस्टिगेशन का मैकेनिज्म होता है। वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के अंदर ये होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जिस तरह अक्सा है, अभी आप देख लेना, अक्सा है, अक्सा को हमने सजा देने शुरू कर दी, बजाय ये कि हम रूट कॉज एनालिसिस करके हम उसकी तरफ जाते, क्या कि हम आइडेंटिफाइड करते कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। हम उसकी तरफ नहीं गए, हमने डायरेक्ट, मैंने अपने आप को बचाने के लिए, दूसरे हायर अथॉरिटीज ने अपने आप को बचाने के लिए एक को हमने कुर्बानी का बकरा बना देते हैं ताकि बाकी लोग बच जाए। तो हम उस रूट काज पे पहुंचते नहीं है ताकि हम इस एरर को दोबारा करने से प्रिवेंट करें, हम उस तरफ नहीं जाते। हम बस उसी टाइम उसको रफा दफा करने की कोशिश करते हैं कि मेरा नाम ना आए, उसका नाम ना आए, और इसी तरह एक बंदे को जो कमज़ोर होता है उस टाइम उसी को हम करते हैं। बात सुने मुबशिर, हम हेल्थ केयर क्वालिटी में हम ये पढ़ते थे कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है उस इंसिडेंट को रिपोर्ट करना चाहिए, और दिस इज़ बेसिकली नॉट द फॉल्ट ऑफ अ सिंगल पर्सन। कोई भी इंसिडेंट एक बंदे का फॉल्ट नहीं है, दिस इज़ बेसिकली द फॉल्ट ऑफ प्रोसेसेस। जो प्रोसेस है ना, ये उसका फॉल्ट है, ये इंडिविजुअल का फॉल्ट नहीं है। लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं, हम उसको समझते हैं कि ये इंडिविजुअल फॉल्ट है तो सबसे पहले मैं उसको छुपाऊंगा क्योंकि मुझे सजा मिलेगी, लोग समझेंगे कि अक्सा का फॉल्ट है या मेहरान का फॉल्ट, तो वो तो नहीं बताएगा आगे। तो इस वजह से सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है, हायर अथॉरिटीज को ये अंडरस्टैंड करना है कि एनी इंसिडेंट इज बेसिकली नॉट अ फॉल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, दिस इज बेसिकली द फॉल्ट और फेल्योर ऑफ द प्रोसेसेस जो रन करती है पैरेलल। कहीं तो फॉल्ट है ना जहां से बात यहाँ तक पहुंची कि एरर हुआ। समझ आपको बात आ रही है? ठीक है, ये एक सेफ्टी कल्चर हमें अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन हम इस सेफ्टी कल्चर के ऊपर आते हैं, हम इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करते हैं कि हम ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और जिसकी वजह से 3 बच्चों की डेथ हुई है, विच आर उनमें से एक जो है वो 2 साल का है, एक 1.5 इयर्स का है और एक बच्ची है दुआ फातिमा के नाम से, और वो 6 मंथ्स की है, जो कि एक वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ सर कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फॉर एग्जांपल जो अभी अभी तक हुए हैं 12 तारीख को उसको उन्होंने अरेस्ट किया विदाउट एनी वारंट। डोंट यू थिंक
अब उसको वहां से अरेस्ट कहाँ से किया गया? उसको हॉस्टल से जाके अरेस्ट किया गया। एक डॉक्टर ने, जो वहाँ के सीईओ हैं, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ हैं, ठीक है, उस हॉस्पिटल के जो सीईओ हैं, उन्होंने उसके खिलाफ, जिनका नाम मुझे अगर याद सही से आ रहा है तो उनका नाम उमर गौरी है, डॉक्टर उमर गौरी, जिन्होंने एफआईआर नर्स के खिलाफ दर्ज करवाई। एंड देन आफ्टरवर्ड्स पुलिस विदाउट एनी वारंट, जो है ना, विदाउट एनी वारंट उसके हॉस्टल में जाती है और उसको वहां से दोपहर में उसको गिरफ्तार करती है। एंड इन दैट सिचुएशन के उस टाइम उसको गिरफ्तार करती है व्हेन शी वाज इन हर रूम एंड आई डोंट नो, बट इट्स बीन ऑन द न्यूज़ दैट शी वाज चेंजिंग हर क्लोथ्स, राइट? तो आप क्या समझते हैं, ये एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन नहीं है टुवर्ड्स द होल नर्सिंग कम्युनिटी इन पाकिस्तान? के एक डॉक्टर जो है, हम पहले तो हम प्रेस्क्रिप्शन के बगैर कोई बंदा, कोई नर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकता। ये रूल के खिलाफ है, ये हमारे लॉज के खिलाफ है, ये हमारी कंडक्ट के खिलाफ है। नर्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट जो है, पीएनसी का नर्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, उसके खिलाफ है, हम कर ही नहीं सकते। अगर प्रेस्क्रिप्शन थी तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन की है, तो उस डॉक्टर ने फिर किस हैसियत से उसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई है? एंड अगेन, जब ये सिचुएशन हो रही थी, जब तीनों बच्चों की अमवात हुई हैं अनफॉर्चुनेटली, तो कोई डॉक्टर भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। डोंट यू थिंक कि एक तो हम नर्स पेशेंट रेशो की बात करते हैं और फिर अब नर्सिंग कम्युनिटी की ह्यूमिलिएशन है, जो हमारे साथ एक डिस्क्रिमिनेशन है, जो हमें मतलब कुछ समझा ही नहीं जा रहा पाकिस्तान के अंदर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुबशिर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे मैं बहुत डिबेट कर सकता हूँ और बहुत बात कर सकता हूँ। अगर आपके पास टाइम हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेटली सर। बात ये है ना कि सबसे पहले तो हम आते हैं कि जो अक्सा के साथ हुआ ना, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, उसकी गलतियाँ बता रहा हूँ, उस बंद लोगों की, उस डॉक्टर्स की जिसने इसमें क्या कौन सी बड़ी बड़ी गलतियाँ की है। नंबर 1, जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन मौजूद है और नर्स प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करता है, तो विदाउट द इन्वेस्टिगेशन, विदाउट टू रीच इनटू एनी कंक्लूजन, आपने एफआईआर किस बेस पे की? उसमें आपने क्या लिखा? उसने जहर दिए पेशेंट को, आपके हॉस्पिटल में जहर होता है, ठीक है, नंबर 1। तो ये एफआईआर जिसने काटी और किस बेस पे काटी है, इसके खिलाफ बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं कि आपने उसमें क्या लिखा। जो 322 का आपने दफा लगाया है, ठीक है, असबाब कत्ल असबाब कत्ल या जो भी वो दफा है 322 कत्ल बेसबब कत्ल, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बता दें कि जो नर्सेज, ये तो इससे ये होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर नर्सेज इंजेक्शन लगाना बंद कर दें, बात खत्म। ये तो देखें, मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, सबको पता है कि एनाफाइलेक्सिस क्या है, रिएक्शंस क्या है, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीज़ें तो हो सकती है, ये तो है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हर एक पॉपुलेशन में 2 to 3% ऐसा पॉपुलेशन होता है, 97% के बगैर ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें ये एनाफाइलेक्सिस होते हैं, जो एलर्जिक होते हैं। ये एलर्जिक रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कैसे होते हैं? ये तो देखें, मेरे और आपकी तरह नॉर्मल लोग हैं, वो तो 97% ऐसे लोग हैं, 98% जो कि इस चीज़ को ख़त्म कर, लेकिन 2 to 3% ऐसे जेनेटिकल डेवलप लोग हैं कि जिनमें ये चीज़ें होती है। तो अभी वो कौन हो सकता है? वो मुबशिर भी हो सकता है, खुदा न खास्ता, वो मेहरान भी हो सकता है, वो अक्सा, और वो कोई और भी बच्चा या कोई भी हो सकता है। तो ये बात है कि कल तो इससे ये, इसका किसी ने नहीं सोचा कि इसका ये एडवर्स रिएक्शन आ सकता है कि सारे नर्सिस आईवी लाइन और आईवी इंजेक्शन या कोई भी इंजेक्शन लगाना, मेडिसिन देना बंद कर दे। क्यों? कि मैं कहूँगा कि मेरे ऊपर खुदा न खास्ता ये वो बंदा हो जो कि ससेप्टेबल टू है तो एनी काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, इसको हो जाए, मैं जेल में जाऊँगा, मेरे ऊपर 322 और ये करके मुझे जेल में डाल देंगे, एफआईआर हो जाएगा मेरे ऊपर। तो एक तो ये इसका देखे एक बड़ा सा, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। हर किसी ने अपना सोचा कि ये तो इंजेक्शन लगाना और ये मेडिसिन देना नर्सिस बंद कर देंगे, नंबर 1, ठीक है। दूसरी आपने बात की रिस्पेक्ट के बारे में कि हमें तो कुछ समझा ही नहीं जा रहा, हमें ये है। मुबशिर, बात सुने, नंबर 1, मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं एक तरफ बात नहीं करूँगा, मैं ये, क्योंकि इसकी वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हम हैं बाकी किसी को नहीं। असल में बात यह कि आप हमारा लेवल भी तो देख लेना, क्या हमारी स्किल्स का क्या लेवल है, हमारे नॉलेज का क्या लेवल है, हम किस लेवल पे है, ठीक है, उसको भी देखना पड़ेगा। इस एमएच के बारे में जो कि अभी काफ़ी बेहतर हो गया है, काफ़ी जगहों में काफ़ी बेहतर हुआ है। मैंने जहाँ काम किया एज अ डायरेक्टर नर्सिंग, ठीक है, मेरा जो
पोस्ट था, जो मेरी डिजिग्नेशन थी, ठीक है, वो एक्ट की, इस पे हम एक प्रोग्राम करेंगे एमटीआई एक्ट के मुताबिक। ये केपी के अंदर ये एक न्यू एक्ट आया था, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट, और इसके क्या फ़ायदे थे नर्सिंग के लिए खासकर। एक ऑटोनोमस डिपार्टमेंट बनाया। डायरेक्टर नर्सिंग इज़ द पर्सन हु इज़ बेसिकली ऑथोराइज्ड टू हायर, फायर ऑफ नर्सिस, एवरीथिंग उस वो करता था। उसमें किसी भी डॉक्टर या नॉन, किसी भी कोई भी ऐसा बंदा जिसका नर्सिस से अगर कोई लेना देना नहीं है तो उसका कोई काम नहीं होता था, ठीक है। अभी अगर ये चीज़ें आप राइट पर्सन को राइट चीज़ें दे देते हैं, ठीक है, तो वो उसमें काम करेगा। लेकिन अगर आप मुझे मुहताज कर देंगे कि आपने मेडिकल डायरेक्टर से जाके पूछना है, आपने जाके उस डायरेक्टर से जाके पूछना है, तो फिर तो मेरी ऑटोनॉमी चली गई। फिर तो वो मैं वो करूँगा जो वो कहेगा, और वो अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेगा। जब वो अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेगा तो हम हाईलाइट कैसे करेंगे प्रॉब्लम्स को, मैं कैसे हाईलाइट करूंगा दूसरे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो ये वो बात है कि हमारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को अगर आप देख ले, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को, मैं खानीवाल का एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पर हेड जो होता है वो एमएस होता है। वहाँ पर अगर आपके हेड नर्स है, आपकी नर्सिंग सुपरडेंट है, वो किसको आंसरेबल है? वो हेड, वो मेडिकल सुपरडेंटेंट को, एमएस को आंसरेबल है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, एमएस डॉक्टर है, वो कैसे कहेगा कि उस टाइम डॉक्टर मौजूद नहीं था? वो कैसे कहेगा कि डॉक्टर की फॉल्ट है? वो ये बात कैसे कहेगा? और मेरी जो वहाँ पर नर्स मौजूद है, नर्सिंग सुपरडेंट, उसका लेवल क्या है वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी में हम लोगों को भी तो पता नहीं है अपने राइट्स का, हमें भी तो ये पता नहीं, हमारे पास भी वो लेवल ऑफ नॉलेज या वो लेवल ऑफ स्किल या वो चीज़ें नहीं है जो कि उस टाइम होनी चाहिए। तो हमारी हायरार्की जो है वो ऐसी बनी हुई है कि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। समझ में बात आ रही है? क्योंकि मेरा बॉस है जिसको मैं आंसरेबल हूँ, उसके खिलाफ मैं कैसे जाऊँगा? उसके खिलाफ जाऊँगा या जाऊँगी तो यही हालात होंगे जो अभी हो रही है हमारे साथ, ठीक है। आपको ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, आपको हरास करने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा करने की कोशिश करेंगे, आपको उस सीट से हटाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस अगर आपको एमटीआई की तरह ऑटोनॉमी ना मिले, आप ओपन ना खेलें, ठीक है। जिस तरह हम एमटीआई में कर रहे थे, किसी का कोई रोक टोक नहीं था, अपनी मर्जी से सब कुछ किया और वहाँ पर बहुत बेहतरी आई है। आप देख ले उस हॉस्पिटल्स के बारे में, आप जाके देख ले, बहुत बेहतरी आई है उन हॉस्पिटल्स में, क्योंकि एक ऑटोनोमस पोजीशन है। तो अक्सा के साथ ये हुआ कि सबसे पहले उसने कोई पेशेंट को जहर नहीं लगाई थी, उसने इंजेक्शन, प्रिस्क्राइब इंजेक्शन लगाया, लेकिन उसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एनाफाइलेक्सिस हो गया, कोई रिएक्शन हो गया, तो आया रिएक्शन में अक्सा का फॉल्ट था, ठीक है। अक्सा का फॉल्ट तो नहीं था ना, वो तो रोजाना में आके पेशेंट को मेडिसिन देती है, उसका उसमें फॉल्ट तो नहीं था कि आप उसके ऊपर एफआईआर करें, ठीक है। तो नंबर वन, एक तो ये हुआ, एफआईआर में क्या लिखा कि उसने पेशेंट को मेरे ख्याल में ये लगाया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुबशिर मैं ये कहूँ कि ठीक है मैंने एफआईआर इसलिए किया कि इसने गलती की, उस गलती की सबूत क्या है? आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की? आपने कौन सी कमेटी बनाई इन्वेस्टिगेशन के लिए? वो जो कमेटी बनी, आया वो कमेटी जो थी वो आउट ऑफ, मतलब वो बायस कमेटी तो नहीं थी, ठीक है। उसमें सबकी रिप्रेजेंटेशन थी। उस कमेटी की फाइंडिंग्स क्या है, फैक्ट एंड फाइंडिंग्स क्या है, उसकी रिपोर्ट किधर है, उसकी रिकमेंडेशंस किधर है, वो सारी चीज़ें किधर है? जब भी कोई इंसिडेंट होता है, आप जब उसको रिपोर्ट करते हैं, उसके बारे में उसके का रूट काज एनालिसिस करके उसके मालूम करते कि क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद आप कोई एक्शन करते तो फिर वो सब लोग मान लेते कि हाँ ये कमेटी बनी, उस कमेटी में सबकी रिप्रेजेंटेशन थी, नर्सिंग साइड से भी रिप्रेजेंटेशन थी, डॉक्टर साइड से भी रिप्रेजेंटेशन थी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिप्रेजेंटेशन थी। ये एक अनबायस्ड कमेटी बनी, उस कमेटी ने इन्वेस्टिगेट किया उस प्रोसेस को, और जब हुआ उसकी ये फाइंडिंग्स थी, फैक्ट एंड फाइंडिंग्स थी। फिर उसके बाद जो भी एक्शंस होते ना मुबशिर, उसको आप भी एक्सेप्ट करते, उसको मैं भी एक्सेप्ट करता, उसको सब एक्सेप्ट करते। क्यों? कि वो बेस्ड होते फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स कमेटी के ऊपर, ताकि वो अनबायस्ड एक कमेटी होती उसके ऊपर। लेकिन आप प्रेशर में आके आपको पता चला कि ये तो पता नहीं अभी मुझे कोई कुछ कहेगा, मैं एमएस हूँ, मेरे ऊपर सारी बात आएगी, आपने उस अपने पर्सनल अना को लेकर आपने पता नहीं आपके ऊपर कहीं और का प्रेशर था, किसी और को बचाने का प्रेशर था, उन सारी चीजों को लेके आप डायरेक्ट एक बंदी को, और वो पेरेंट्स जो थे वो भी ना समझते। पेरेंट्स तो क्योंकि वो तो आई डोंट नो उसके एजुकेशन लेवल का, वो तो ये समझ रहे थे कि बस इसी ने इंजेक्शन लगाया इसकी वजह से मर गए, न वो रिएक्शंस के बारे में। कहीं किसी न्यूज के अंदर उन पेरेंट्स के बारे में किसी ने डिस्कस नहीं किया। उनके 3 बच्चे फौत हो गए हैं, ठीक है, और किसी ने कोई डिस्कशन नहीं हुई उनके ऊपर। अब पता नहीं, जाहिर है वो पेशेंट, वो अब जो पेरेंट्स है वो कहाँ से हैं, बेचारों को कुछ आइडिया है नहीं है, किसी ने पूछा भी नहीं है उनसे। नर्सेज ने जो प्रोटेस्ट किया और अभी तक हो रहा है न्यूज़ हॉस्पिटल के अंदर, सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, सर गंगाराम में, जनरल लाहौर जनरल हॉस्पिटल की तो जो वो मुनज़्ज़ा रिज़वी जो हैं उनकी डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है। बट
अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, इट इज सो आयरॉनिक कि उनके बच्चे फोत हो गए हैं, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। बट नर्सेज अपने राइट्स के लिए लगे हुए हैं, बट वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या न्यूज़ है, उनको किसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट करना चाहिए था, उनको दिलासा देना चाहिए था, या उनको बताना चाहिए था कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। नोबडी हैज़ टच्ड दैट टॉपिक एट ऑल। मुबश्शिर, बात तो इंसाफ की है ही नहीं ना। मैं वही बात कह रहा हूँ, बात है अपनी गलतियों को छुपाने की। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि उस खानीवाल हॉस्पिटल में उसमें जिस लेवल के पेशेंट्स आते हैं, मुझे और आपको बताया कि गवर्नमेंट में अक्सर हम मिडिल क्लास या गरीब लोग जाते हैं। उनका एजुकेशन लेवल क्या होगा, उनके जहन में ये बात बिठाई गई है, वो तो ये नहीं चाहती, वो एक्सपायर मेडिसिन नहीं जानते, वो मेडिसिन की कंपनी को नहीं जानते, वो मेडिसिन को नहीं जानते, एंटीबायोटिक है क्या चीज़ है, वो रिएक्शंस को नहीं जानते, वो तो नाखबर है इन सारी चीज़ों से। बेसिकली जो मेन बात है वो ये है कि उनके जहन में, माइंड में ये बिठाया गया कि इसी नर्स ने ये इंजेक्शन दिया और इसकी वजह से ये मर गया। अभी उनको आगे पता नहीं है कि इंजेक्शन में क्या था। आया आप लोग हॉस्पिटल्स में जहर लगाते हैं लोगों को जो मरते हैं, या उस वार्ड में 35 और भी पेशेंट्स थे, 33, 34 और भी बच्चे थे, तो सब क्यों नहीं मरे? बात ये है, मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि अगर हमारे जो पॉलिसी मेकर, जो हायर अथॉरिटीज है, उनको इस बात पे सोचना चाहिए। ये आज नहीं, ये कल फिर होगा, परसों फिर होगा। क्योंकि अगर हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं किया, हमने इस काज को आइडेंटिफाई नहीं किया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, किसी भी एक्शंस जो भी आउटकम है उसके पीछे रीजन क्या है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो ये कल फिर होगा, परसों फिर होगा, और तरसों ये फिर इस तरह जारी रहेगा ये सिलसिला। और हम अपने आप को बचाने के, और मेरा ये है, मैं ये क्लेम के साथ कह रहा हूँ कि ये जो भी हुआ है उसके बाद, ठीक है, वो मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि फॉर एग्जांपल नर्स को सज़ा नहीं होनी चाहिए, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि डॉक्टर को सज़ा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक तरीकाकार है। ये कभी भी नहीं होता, ये कभी भी किसी हॉस्पिटल में तारीख में ये कभी नहीं हुआ, नहीं कहीं होता है कि मेरे नर्स ने यहाँ पर इंजेक्शन लगाया, डेथ्स हो गई, और विदाउट एनी इंक्वायरी, एनी इन्वेस्टिगेशन, लोगों को चुप करवाने के लिए कि लोग स्ट्राइक ना करें, लोग मेरे ऊपर बात ना करें, उसको चुप करवाने के लिए मैंने आके एक बंदे के ऊपर, एक नर्स के ऊपर मैंने FIR किया विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, ताकि उसमें है क्या, गलती क्या है, ठीक है। और मैंने आके उसको 10 दिन उसने जाके वो जेल में औलाद में गुजारे, ठीक है, और उसको ये पता नहीं है कि मेरी गलती क्या है। आप भाई उसके ऊपर, मैं वही बार बार बात कर रहा हूँ, कोई काम, कोई चीज तो आइडेंटिफाई कर लेती है, उसकी काज किसी जगह पे तो रिजल्ट पे तो पहुंच जाते हैं ना। तो ये गलती में हेल्थ कमीशन एक्ट 2010 है, जिसके मुताबिक ये है कि अगर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसके लिए ये होना चाहिए, पंजाब के अंडर फिर सारे हॉस्पिटल्स भी आते हैं, DHQs भी हैं, THQs भी हैं, एंड जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं सब, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी उसमें आते हैं। उसमें ये है कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, यू हैव टू हैव एन इंक्वायरी। आप उस इंसिडेंट की रूट कॉज एनालिसिस की तरफ जाते हैं, और जैसे कि NHS में यहाँ पे इनके पास एक डेटिक्स सिस्टम होता है, ठीक है। उस डेटिक्स में क्या होता है, एक छोटा से छोटा भी कोई अगर इशू होता है, हम क्या रिपोर्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे कि पेशेंट का जो स्किन है यहाँ पे मैंने आज एक नया लीजन देखा है मैंने आज एक नया बेड सोर देखा है, ठीक है। हम ये चीजें रिपोर्ट कर रहे होते हैं। व्हाई? क्योंकि हमें पता है ये डेटिक्स में जाएगा, एंड देन इसका एनालिसिस होगा और मैं सेफ हूँ वहाँ पे, ठीक है। हम डॉक्यूमेंटेशन पे काम करते हैं। अब पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैंने तो शिफा में देखा, ठीक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती है, बट रूट कॉज एनालिसिस इतना लंबा शायद ही कहीं होता हो, ठीक है। और अगर इंक्वायरी होती है, उसकी इंक्वायरीज जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ की एक एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पे भी एक नर्स से क्या हुआ था कि उसने भी एक मेडिकेशन एरर किया ठीक है, और उसकी इंक्वायरी 10 दिन चली। 10 दिन के बाद, 10 दिन तक वो सस्पेंड रही है, और 10 दिन के बाद जो है वो बरी हो गई थी। कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो डॉक्टर की गलती थी वहाँ पे, कि उसने रॉन्गली प्रेस्क्राइब की हुई थी मेडिकेशन। हालाँकि पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी थी, उसने एमॉक्सिसिलिन जो है वो प्रेस्क्राइब की हुई थी। अब इसमें डॉक्टर की भी गलती है, इसमें फार्मासिस्ट की भी गलती है, इसमें नर्स की भी गलती है, इसमें जो लेके आने में सबकी गलती है।
सबको पता है कि ये पेनिसिलिन से एलर्जिक है एंड अगेन यू गिविंग एमॉक्सिसिलिन। तो पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, ठीक है? कोई एनालिसिस नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, पहले दिन जाके विदाउट वारंट जाके उसको गिरफ्तार कर लिया एंड आफ्टर दैट ये सारी चीज़ बच सकती थी। ये जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं जिसकी वजह से कितने ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोग अपने लव्ड वन को लेके गए होंगे बट उनको ट्रीटमेंट नहीं मिली। इवन न्यूज़ में ये भी आ रहा था कि आईसीयू नर्सेज ने भी काम करना बंद कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें बच सकती थी। नर्सेज ने अपना प्रोटेस्ट जो है वो वज़ीर आला हाउस के बाहर जाके भी किया है। ये सारी चीज़ें रुक सकती थी अगर अथॉरिटीज़ अपने वक़्त पे काम करती और इसका कोई इंक्वायरी होती एंड नोबडी विल गो फॉर प्रोटेस्ट। मुबश्शिर, मेरी बात सुने। सबसे बड़ी बात ये है, मैं क्यों काम करूंगा और आप क्यों काम करेंगे जब मुझे ये पता है कि मैं अभी इंजेक्शन दूंगा और मेरे खिलाफ एफआईआर होगा। क्योंकि मुझे और आपको तो ये पता नहीं है कि मैं फर्स्ट इनकाउंटर कर रहा हूँ किसी पेशेंट के साथ, उसकी नॉन एलर्जी भी नहीं है, नॉन ड्रग एलर्जी नहीं है, और मैं कोई एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, कोई मेडिसिन दे रहा हूँ। मुझे क्या पता कि इसको ये वही बंदा होगा जो कि एलर्जी की रिएक्शन होगा इसको, ठीक है? और फिर मेरे ऊपर एफआईआर मैं क्यों दूँ, मैं क्यों करूँ, ठीक है? ये हो नहीं सकता, ये तो कॉमन सेंस है और ये सही तरीके से हुआ नहीं है जिस तरह होना चाहिए था। मेरे ख्याल में मैं होता तो कुछ भी नहीं करता, कभी हाथ ही नहीं आता। उसका रीज़न ये है कि जब मुझे मेरा अपना रिजल्ट, मुझे आउटकम पता है कि मेरा आउटकम अक्सर है, तो मैं क्यों कोई काम करेगा भाई, क्यों कोई इस तरह करेगा, ठीक है? नंबर 1। आपने हेल्थ केयर कमीशन की बात की। देखें, हम केपी में वी आर द फर्स्ट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल इन एमटीआई कि हम हेल्थ केयर कमीशन के साथ रजिस्टर हुए। उनके बहुत सारे वो थे KPIs थे और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स थे जिसको हमने अचीव किया एज अ गवर्नमेंट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। तो बहुत क्लोजली हमने उनके साथ काम किया, ठीक है? बात ये है कि बहुत सारी पॉलिसीज़ हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से चीज़ें हैं, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली जो वीक साइड है ना वो ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज, इनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जब मैंने फर्स्ट एज अ डायरेक्टर नर्सिंग ज्वाइन किया, मैंने ऐसे अस्पताल देखे कि जहां पर एक पेशेंट के पास एक पेपर होता था, 1 पीस ऑफ पेपर, जिस पे मेडिसिन भी लिखी होती है, जिस पे ये भी लिखा हुआ क्यों आया है, और नर्स भी वहाँ पर कोई टिक लगाता या कुछ भी नहीं है कि क्या दिया क्या नहीं दिया, बस इस तरह की पेपर, ठीक है? मैं वही बात कह रहा हूँ कि मैं गया तो मैंने एज अ डायरेक्टर नर्सिंग, क्योंकि मैं ऑटोनोमस था, मैं हमने वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन डेवलप गवर्नमेंट के अंदर कि नर्सिंग की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, नर्सिंग असिस्मेंट होगी, नर्सिंग ओवरऑल जैसे पेशेंट एडमिट होगा उसका ओवरऑल असिस्मेंट होगा, MAR शीट होंगी, ठीक है, वाइटल शीट्स होंगी, इनटेक आउटपुट चार्ट होगा, डायबिटिक चार्ट होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस कराए उस एरियाज के अंदर। क्यों? नर्सिस को ये कहा कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, आप इसको बर्डन ना समझे, ये वो चीज़ें जो आपको सेव करेगी कल। इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस जब आते हैं तो आपकी असेसमेंट, आपके नोट्स, नर्सिंग नोट्स, आपके डॉक्यूमेंटेशन ही आपको सेव करती है। अभी आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो आप किस तरह बात करेंगे, किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को, ठीक है? मैं एक वे फॉरवर्ड हादसा के बारे में बता रहा हूँ सब नर्सिस को, अगर जो ये मेरी बात ये सुनेंगे। सबसे पहले तो ये उस CEO के ऊपर या वो MS के ऊपर जिसने FIR किया है उसके ऊपर FIR करे, उसको देखे कि उसने किस बेस पे किया है, क्या उसके पास क्या एविडेंस था और क्या फाइंडिंग्स थी कि ये जो भी किया है गलत या अक्सा नहीं किया है, ठीक है? जो कि हेल्थ में इसी तरह नहीं होता। समझ में आपको बात आ रही है? डॉक्टर जब सर्जन सर्जरी करता है, ठीक है, और वो कोई आर्टरी को काट लेता है और ऑन द टेबल डेथ हो जाती है, तो उसके ऊपर FIR होता है। आपने किसी को देखा है किसी सर्जन को कि उसके ऊपर FIR हो के वो जेल, आल दो कि वो खुद फिजिकली उस आर्टरी को वो कर, लेकिन वो जानबूझकर तो नहीं करता, हमें पता है, लेकिन उसी आर्टरी लग जाती है, कॉम्प्लिकेशन है, ऑन द टेबल डेथ हो जाती है, मेजर। अच्छा, उसमें एक चीज है कि जो सर्जन है सर्जरी करने से पहले कंसेंट लेता है पेशेंट से कि जी अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है? कि अगर ये एक कॉमन अनकॉमन है बट हो सकता है, इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पेशेंट मे डाई बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्या ऐसी कोई चीज नर्सेज के लिए हो सकती है? बात सुने मुबश्शिर, ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ये है, देखिए, हर मेडिकेशन के बाद कंसेंट लेना बड़ा डिफिकल्ट बात है, लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम जनरल कंसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल कंसेंट। एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप वो साइन करवा सकते हैं, और वो मेरे ख्याल में बहुत सारी जगहों में है भी। उसमें ये होता है कि आपके पेशेंट को जो केयर दी जा रही है, जो उसको जो भी चीज़ें, जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, वो सारी इस तरह, तो एक जनरल कंसेंट है जो कि आप एक मरतबा साइन करेंगे
तो हर टाइम आपको फिर दोबारा साइन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, अभी आई डोंट नो कि ये बात मैं यहाँ पर करूँ या इसको हम बाद में करें, मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये बात है कि मुझे फॉर एग्जांपल मैं पॉलिसी मेकर हूँ, मैं कुछ भी हूँ, हायर अथॉरिटी फॉर एग्जांपल, सही आया मुझे ये पता है कि जब मेरा पेशेंट, मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो, मेरी वाइफ हो, मेरे पेरेंट्स हो, हम जब उनको अस्पताल लेके जाते हैं तो वो किसके रहम करम पे होते हैं, भले किसी भी अस्पताल में आप जाए, नर्सिस। समझ में आपको बात आ रही है? बिल्कुल। और अगर ये वाली जो लोग हैं, ठीक है, ये वेल ट्रेंड ना हो, ये वेल क्वालिफाइड ना हो, इनको पता ना हो, इनके प्रोटेक्शन ना हो, ये इन्फीरियरिटी का शिकार हो, तो आप मुझे ये बता दें, मैं ये अक्सर कहता हूँ मुबशिर, मैं कहता हूँ आज आपको कि मुबशिर आपको दुबई का रिटर्न टिकट मिल रहा है फ्री, तो मुबशिर को दुबई का रिटर्न टिकट मिल रहा है फ्री, और ये प्लान ऑफ फ्लाइट है, ये एरोप्लेन है, इसमें आपको फ्री, तो आप क्या कहेंगे? यस कहेंगे? यस। लेकिन मैं मुबशिर को ये कहूँ कि जिस एरोप्लेन में मैं आपको भेज रहा हूँ उसकी गिरने के चांसेस 99% हैं, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? नो। मुबशिर कहेगा 99% वो जहाज गिरेगा तो मैं पागल हूँ कि मैं उसमें जाऊँ। यही हालात है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के। हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर रोजाना के बेस पे कितने प्रिवेंटेबल एरर्स होते हैं ये मुझे और आपको पता नहीं है। आपका यूएस द थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ जो है वो प्रिवेंटेबल एरर्स है, मेडिकल एरर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। कैंसर और कार्डियोलॉजी, हार्ट डिजीज के बाद तीसरे नंबर पे मेडिकल एरर्स यूएस के अंदर हैं। हम क्या रिपोर्ट करते हैं? जहाज गिर गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का, उसमें 5 लोग मर गए, लेकिन हम लोग ये कभी भी नहीं कहते कि जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो एरर्स, इतनी ज्यादा एरर्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ये 3 ये बच्चे मर गए हैं और इसकी वजह से जितने लोग मर रहे हैं, आया ये मेरे पेशेंट के लिए सेफ है? इज दिस हॉस्पिटल इज सेफ फॉर माय पेशेंट? यस और नो, ये हम कभी नहीं सोचते, लेकिन हम अपने मरीज को लेके आते हैं और वहां पर एडमिट कर लेते हैं, ठीक है। अभी मुझे ये पता नहीं है कि यहाँ के नर्सिस का क्या लेवल है, यहाँ के डॉक्टर्स का क्या लेवल है, यहाँ के पॉलिसी का क्या लेवल है, यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन का, हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। हम तो बस सिवाय कुछ हॉस्पिटल्स के जहाँ पर कुछ ना कुछ फॉलो होगा, ठीक है, अदरवाइज बाकी क्या हालात है, वही जो मैंने आपको एरोप्लेन की बात बताई। हमारे पेशेंट कैसे सेफ है? बिल्कुल। जो पेरेंट्स है ना, मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ के ऊपर डिसाइड नहीं करते कि ज़ाहिर है उनको तो ये चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि प्रिवेंटेबल एरर्स कौन-कौन से हैं और कहाँ पे इसके ऊपर काम हो रहा है, कौन से हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। और ये चीज़ हॉस्पिटल्स भी जो है ना, वो ना ही हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी है, जैसे यूके में हम अगर बात करें तो यूके में एक अथॉरिटी है जिसका नाम है सीक्यूसी, केयर क्वालिटी कमीशन। वो एक डाटा बनाते हैं, हर महीने डाटा बनाते हैं, हर साल डाटा बनाते हैं, हॉस्पिटल्स का, केयर होम्स का, इसके अलावा जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जो हेल्थ से रिलेटेड कोई काम कर रही हैं, इवन स्पेक्सेवर्स जो सिर्फ एनके बनाते हैं, उनका भी डाटा बनाते हैं कि क्या ये फैसिलिटीज़ फॉर द पेशेंट सेफ हैं या नहीं हैं। पाकिस्तान में जितने भी एक तो कमीशन इस तरह की कोई है नहीं, जो सारे के सारे हॉस्पिटल्स को वो लाइन में रखे और उनसे जो है ना वो एसओपीज के साथ काम करवाए, ऐसा कुछ है नहीं। जो पेरेंट्स हैं वो मेरे ख्याल से किस बेस पे डिसाइड करते हैं किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए कि वहाँ का माहौल कितना अच्छा है, ठीक है। और वो उनके बात ये होती है कि अच्छा हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने वहाँ से इलाज करवाया था, आज उनका बच्चा ठीक है, तो हम भी उधर ही जाते हैं। या फिर उनका कोई रिलेटिव उनको बताएगा ये हॉस्पिटल अच्छा, ये सही है, ये नहीं सही। बस इसके अलावा उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि वह कौन से हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेके जाएं। या दूसरी बात ये है कि जो सबसे ज्यादा करीब है वो वहां लेके जाएंगे। और बेसिक हेल्थ यूनिट्स का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। और वो तो बिल्कुल ही अनफंक्शनल है, वो फंक्शन करते ही नहीं है। मुबशिर, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान में हेल्थ केयर कमीशन का यही काम है, उन्होंने स्टैंडर्ड्स डेवलप किया। वो स्टैंडर्ड्स आई थिंक मोर देन 160 स्टैंडर्ड्स हैं जिसके ऊपर वो असिस्ट करते हैं किसी भी हॉस्पिटल को। और उसमें सारी चीज़ें जिस तरह JCI की चीज़ें हैं ना, वो मेजॉरिटी में वही स्टैंडर्ड्स उसके अंदर रखे हुए हैं जो कि पेशेंट क्वालिटी, पेशेंट सेफ्टी और हर चीज़ उसके अंदर शामिल है, ठीक है, नंबर 1। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई चीज़ प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं होती। अदरवाइज ये है, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस हॉस्पिटल में जहाँ पर मैं देख रहा था एज अ डायरेक्टर नर्सिंग,
हमारा हॉस्पिटल उन 160 स्टैंडर्ड्स को मीट करके उनके साथ हम रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है। उन्होंने बाकायदा टीम भेजी, उन्होंने असेसमेंट, हर चीज़ की असेसमेंट करके और फिर वो चले गए, नंबर 1। दूसरी बात है, आजकल हर हॉस्पिटल के अंदर एक क्वालिटी डिपार्टमेंट है, उनका यही काम है कि वो मंथली बेसिस पे एक डेटा बनाते हैं। उस डेटा में आपके हॉस्पिटल में इन्फेक्शंस, आपके हॉस्पिटल में फॉल्स या जितनी भी इस तरह के एरर्स है जो कि होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उन सारों का रिकॉर्ड बना के बाकायदा वो प्रेजेंट होती है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये हर जगह में इसी तरह नहीं है। अदरवाइज पंजाब का हेल्थ केयर कमीशन बहुत स्ट्रांग है। हम लोग केपी वाले या जितने भी है वो बेसिकली हेल्थ केयर कमीशन और पंजाब को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं की चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर लेके आए हैं। और उस बुक को मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगा, उसको आप पढ़ेंगे, उसमें आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी, उसमें हर चीज़ कवर है। लेकिन अब सिर्फ वो बात करने वाली बातें नहीं है ना, उसको प्रॉपर्ली फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि आपने सिलेक्शन के बारे में बताई। देखें, मैं गरीब बंदे के लिए ऑप्शन ही क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, उसके ऑप्शन ही यही है, उसके पास तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। वो बेचारा वहाँ पर लोग अच्छे हो या बुरे हो, उसके साथ अच्छा सलूक करे या बुरा सलूक, उसने जाना ही यही है, क्योंकि उसके पास द ओनली ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नंबर 2। तीसरी बात ये है कि जिस तरह ये सेहत सहूलत कार्ड ये आया था उससे लोगों को, लेकिन हम लोगों में क्या है, हम तो हर चीज़ को मिसयूज़ भी करते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं भी है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में विजिट करो, उसको ज़रूर, हम हर चीज़ को देखें। हम भी तो ऐसी कौम है, हम भी तो ऐसे लोग हैं कि हमें अगर आप कोई फैसिलिटी दे देना, हम उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं ये आपको पता है। हम हर चीज़ को मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं। नहीं भी है ज़रूरत, अपेंडिक्स, मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, बस अपेंडिक्स कर दो भाई, अपेंडेक्टमी कर दो, मुझे बस निकालो। मैं कहूँगा डॉक्टर को निकाल दो, डॉक्टर भी कहेगा यार मुझे वैसे ही पैसे मिल रहे हैं, निकाल दो, ये भी कह रहा है, बस खत्म करो बात। इस लेवल तक हम लोग पहुंच गए हैं। और हम क्या कहते हैं कि हमारा हेल्थ, देखें हमारा हेल्थ सिस्टम इसलिए तबाह है, मैं इसको तबाह कहूँगा। आप यूके का एग्जांपल मेरे साथ शेयर करें। देखें, हर जगह टायर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। हमारा प्राइमरी लेवल जो है वो तो कोलैप्स्ड है, बिल्कुल। सुने, डिस्पेंसरीज, BHCs, RHCs ये कोलैप्स्ड है सारे। उनके ऊपर सालाना, आप मुझसे पूछे, उनके ऊपर सालाना कितना खर्चा हो रहा है, वहाँ कितने लोग सैलरीज ले रहे हैं। मैंने ऐसी जगह देखे कि आपकी BHUs और डिस्पेंसरीज के अंदर लोगों ने बेंचें बांधी हुई है, और उसमें डॉक्टर सैलरी लेगा, उसमें टेक्नीशियन सैलरी लेगा, उसमें क्लास 4 सैलरीज लेंगे। सुने, ये उसके बाद आप आगे आए BHU लेवल तक, सेम वहाँ पर है। ऐसा है, लोग ड्यूटी के लिए नहीं आते, इक्का दुक्का, तो उसकी भी आप फाइनेंशियल बर्डन आप देख ले, उसके ऊपर भी बर्डन है। फिर आप आ जाए RHCs के ऊपर, THQ हॉस्पिटल्स के ऊपर, आप यकीन करें गवर्नमेंट ने इतने खर्च किए वो खाली पड़े हुए, मेजॉरिटी जगहों में, सारे नहीं बात कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी खाली। उसके ऊपर डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स, क्लास 4, एनी अदर सपोर्टिंग स्टाफ सारी सैलरीज ले रहे हैं, और सारे क्या है, नॉन फंक्शनल। हमारे साथ फंक्शनल रह जाते हैं पाकिस्तान के अंदर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। जो वहां पर 80% केसेस आते हैं वो टर्शियरी केयर की होती ही नहीं है। अभी थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है, टेम्परेचर या अपेंडिक्स, ये कौन सी टर्शियरी केयर की लेवल है? ये तो टर्शियरी केयर का लेवल ही नहीं है। लेकिन हमारे पास बाकी जो चीजें वो अपालिज है, वो नॉन फंक्शनल है सारे। तो सारा बर्डन कहां पर आ गया? सारा बर्डन आपका आ गया टर्शियरी केयर पे। अभी जो टर्शियरी केयर की रियल पेशेंट्स है वो इग्नोर, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा, वो इग्नोर है। और हम सारा टाइम टर्शियरी केयर में बुखार, कांसी और इसके पेशेंट्स को डील करते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप मुझे ये बता दें कि हम अपने हेल्थ सेक्टर के ऊपर कितने फजूल खर्ची कर रहे हैं। अगर हमारा डिस्पेंसरी काम नहीं कर रहा, मेरी BHU काम नहीं कर, हम उसको बंद क्यों नहीं करते यार? वो फिर वो बजट लेके आओ, टर्शियरी केयर को दे दो। क्यों वहाँ पर लोग फ्री में बैठे हुए हैं और किसी ने बेंचें बांधी हुई है और किसी ने क्या किया हुआ है? तो फिर उसको जब हम नहीं चला सकते तो वो बजट, वाई नॉट कि हम उस बजट को कन्वर्ट करें गरीब लोगों के ऊपर, ये टर्शियरी केयर फिर अच्छा बनाए। अदरवाइज या तो हम उनको अच्छी तरीके से फंक्शनल करें, अगर वो फंक्शनल हो जाएंगे आपके 70 to 80% बर्डन जो है वो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के ऊपर कम हो जाएगा। फिर अक्सा जो है, अक्सा 35 बच्चे नहीं देखेंगी, अक्सा फिर 8 या 10 वो बच्चे देखेगी जो कि रियल टर्शियरी केयर की पेशेंट है। क्यों? कि बाकी बुखार, लूज मोशन और ये वाले पेशेंट सारे कहाँ पर डील होंगे? वो आपके RHC THQ लेवल पे डील हो जाएंगे। वहाँ पर एक पीडियाट्रिशियन होगा, वो वहाँ पर डील हो जाएंगे। बजाय ये कि मेरे पास वार्ड में 35 पेशेंट पड़े हैं अक्सा के पास, और उसमें आप यकीन करें देखें उसमें 20 या 22 पेशेंट क्या होंगे? लूज मोशन, रिस्पायरेटरी, आम कॉमन रिस्पायरेटरी या वायरल इन्फेक्शन जो भी है, इस तरह की इन्फेक्शन,
और टर्शरी केयर वाले आपके जो ओरिजिनल पेशेंट्स हैं निमोनिया के साथ है या जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ है वो इग्नोर होंगे, और वो हम क्या करते हैं, हम इक्विटी की बजाय इक्वलिटी पे आते हैं, क्योंकि पेशेंट ये नहीं समझता कि इसका बच्चा ज्यादा बीमार है इसको नहीं, वो इक्वलिटी चाहते हैं। मैं पहले देखोगे वो सेकंड पे है वो सेकंड, लेकिन हमारा फोकस इक्विटी के ऊपर है कि जो ज्यादा जरूरतमंद है, जिसको ज्यादा इमरजेंसी है, नीड है, हम उसको पहले करें। लेकिन वो लोग ये नहीं मानते, वो आपके साथ लड़ाई करना शुरू कर देंगे। जिस तरह आपके यूके में है सिस्टम, वो आपके कंडीशन को ट्रायज करके आपकी कंडीशन को देख के उसके ऊपर आपको फिर वो टाइम देते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ मैं पहले आया, मुझे बिल्कुल माइल्ड सी साइन सिम्टम्स है, आप मुझे पहले देखोगे मेरे पीछे इमरजेंसी खड़ी है, वो मर रहा है, मरने दे भाई, मैं पहले आया और मुझे पहले डील करेंगे। मेरा अभी रिसेंटली एक रूममेट है, उसको मतलब उसको बुखार हो गया, ठीक है। अब वो जीपी की यहाँ पे सर्जरी, जो जीपी सर्जरीज होती हैं, वो उनके पास अपॉइंटमेंट लेना एक बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अगर वो आप अपॉइंटमेंट लेते हो, पहले तो आप उनके पास जा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास अपॉइंटमेंट लेने के बगैर लिए बगैर आप जा नहीं सकते। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हो एंड देन दे विल गिव यू सम टाइम कि नेक्स्ट वीक आ जाना या उससे अगले वीक आ जाना। तब तक आपने ओवर द काउंटर ड्रग्स जो है उससे अपना काम चलाना है, ठीक है। अगर आपकी इलनेस बहुत बढ़ गई है तो आप जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वहाँ पे जा सकते हैं, बट नॉट टर्शरी केयर डेफिनेटली। आप रूरल जो सेंटर्स हैं वो उधर जा सकते हैं। तो वो उधर गया, और अब रूरल सेंटर में भी इतना रश है, तो जो ईआर है वहाँ का, वहाँ पे वो उसने 10 घंटे वेट किया। 10 घंटे के बाद उसका टर्न आया है, ठीक है। और वो, अगर वो अपने किसी मुल्क में होता, वो इंडियन था, अगर वो अपने किसी मुल्क में होता तो वो तो ये वहाँ पे लड़ाई कर देता, वो कुछ भी कर देता, मार देता, किसी को कुछ कर देता। बट वो यहाँ पे इस कंट्री में है, उसने 10 घंटे वेट किया, 10 घंटे वेट करने के बाद उसकी बारी आई है, चुपचाप अपनी दवाई लेके जो भी वापस आ गया, एंड ही डिडंट डू एनीथिंग एट ऑल। अब यहाँ पे और वहाँ पे ये डिफरेंस है लोगों का, कि लोगों के एक तो टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, और उनको पता है कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। हम ट्राइज करते हैं, ज़रूरी जो पेशेंट्स हैं उनको पहले देखना है, और बाकी जो हैं उनको बाद में देखना है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है ना, हम लोग, आप, मैं अक्सर ये एग्जांपल आप जो देते हो ये मैं देता हूँ लोगों को, कि आप वहाँ पर जो आप कंडीशन में मेरे पास इमरजेंसी में आए हैं टर्शरी केयर के ना, ये आपको 12 घंटे बाद नंबर आएगा वहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप 5 मिनट, यकीन करें, अगर आप किसी को 5 मिनट भी लेट कराए ना, तो वो आप यकीन करें वो नर्स को मारने के ऊपर उतर आते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मेरे हॉस्पिटल में, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स में हुए हैं कि वो मतलब हाथ डालना भी वो उनको, उनसे भी वो नहीं करते। तो ये सर, हम थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहे हैं। बात करते हैं कि जो एक तो थोड़े से पहले फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम जो ऑर्गेनाइजेशनल या प्रोफेशनल एसओपीज हैं उनके ऊपर बात करते हैं, और फिर हम जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं, जो एक नर्स को जो है हर टाइम ध्यान में रखना चाहिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले। तो फैक्ट्स ये हैं कि अक्सा ने उन 3 बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले उनकी जो नॉर्मल हम चीज़ें चेक करते हैं, एक्सपायरी डेट देखी है, और यही जो है वो न्यूज़ में भी यही चल रहा था, और इसी वजह से जो उस बंदे ने, उस डॉक्टर ने, डॉक्टर उमर ने उसकी एफआईआर लिखवाई है, उसमें भी यही लिखा गया है कि उसने एसओपीज को फॉलो नहीं किया, और जो एक्सपायर्ड मेडिकेशन है, एक्सपायर्ड मेडिकेशन ये लिखा हुआ है एफआईआर के अंदर, कि जो एक्सपायर्ड मेडिकेशन है वो उसने दी है, और उसकी वजह से रिएक्शन हुआ है। एंड देन अब जो नर्सिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आ रही है, वो ये आ रही है कि जो मेडिसिन थी वो 2027 में जाके एक्सपायर होनी थी, विच मीन्स के उसकी अभी एक्सपायरी थी। और ये जो मेडिकेशन थी, ये इसकी सप्लाई को जो प्रोवाइड किया गया है थ्रू एमएस, और जो भी वहाँ के फार्मेसी है, एक नाम आ रहा है ब्लूम फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कहा जा रहा है कि काफ़ी स्मगल्ड जो मेडिकेशंस हैं, ये स्मगल्ड जो खाम माल है, बहुत सारी कंट्रीज से, ऐसी कंट्रीज से आता है जो उसको वेस्ट कर देते हैं, और ये पाकिस्तान खरीदता है, और वो उनसे ये मेडिकेशन बनाई जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि अब ये सारे चेन के अंदर अक्सा का क्या कसूर था? ठीक है, उसने जो भी मेडिकेशन, अभी उसके ऊपर बात करेंगे कि जो राइट्स थे उसने देखे और उसके बाद उसने अप्लाई किया, एंड देन उसके फर्दर
जो भी उसकी डेथ हुई है और एनाफाइलेक्टिक अगर रिएक्शन हुआ है, इसके बारे में कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं आई कि बच्चों को असल में हुआ क्या है। उसके बाद काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो एक फार्माकोविजिलेंस करके एक कंपनी है, ठीक है, मतलब एक इदारा है पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो जितने भी ड्रग एरर्स होते हैं उनको रिपोर्ट किए जाते हैं। तो उनकी एक रिपोर्ट आई थी कि आप सेफ्ट्राइक्सोन के साथ रिंगर लैक्टेट या जितनी भी कैल्शियम की प्रोडक्ट्स की ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर कैल्शियम है वो आप यूज़ ना करें। तो क्या ये जो सर्कुलर था ये पहले नहीं दिया जा सकता था? इससे पहले भी बच्चों की मौत हुई थी। ये इसलिए बढ़ गया क्योंकि इसमें नर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। इसलिए ये जो इवेंट है वो इतना बड़ा ज़्यादा हो गया। तो अगर हम राइट्स की बात करें और बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल और जो एसओपीज़ हैं, प्रोफेशनल एसओपीज़, आप डिस्क्राइब करें कि जो प्रोफेशनल एसओपीज़ हैं वो व्हाट शुड बी, एंड इस सारी चेन में जो हमारा हेल्थ सेफ्टी कल्चर है वो कहाँ खड़ा है? मुबश्शिर, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर ये ड्रग एक्सपायर था, मेरे नर्स ने एक्सपायरी नहीं देखी और मेडिसिन लगाई है, ठीक है, तो वाकई ब्लंडर हुआ है, ठीक है, और ज़ीरो टॉलरेंस है, नंबर 1 बात बहुत क्लियर है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने कहा कि पंजाब के अंदर एक इदारा है और ये देखें, ये एक ड्रग एक्ट मौजूद है 1976 का, जो कि बेसिकली अप्लाइड होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, ठीक है, और उसके ट्रांसपोर्टेशन तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक, ठीक है। तो जिस तरह आपने कहा कि खाम माल है, रॉ मटेरियल्स है, वो वहाँ से आता है, तो आया ये उसी टाइम पे क्यों ना रोका गया? वो हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचा? क्योंकि उनका काम ये है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और उसके जो फॉर्मेशन या सिंथेसिस है उस तक। ये ड्रग एक्ट 1976 बना इसलिए है कि ये इस पे काम करेगा, ठीक है। वहाँ पर ये बंदा रिपोर्ट नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल ये फार्मास्यूटिकल जो भी है वो रिपोर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि वो हाई फाई पहुंचा हुआ बंदा है, जो पाकिस्तान के अंदर कॉमन है ये चीज़ें। हाँ, और एक चीज़ मैं ये इनका लिंक जो है, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये इनका लिंक allegedly शहबाज शरीफ साहब से निकल रहा है। उनके कोई चहीते हैं जिनकी ये कंपनी है, एंड जो हेल्थ सेक्रेटरी है अली जान, वो भी इनके जानने वाला है, एंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। मुबश्शिर, हम देखें, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि मेरे और आपके पास ऐसी कोई भी एविडेंसेस नहीं है कि हम ये कहें, क्योंकि आजकल हमारे पाकिस्तान में ऐसा भी एक एनवायरनमेंट गर्म है कि मेरे आपके साथ, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं लगता तो आप मेरे ऊपर हर चीज़ गलत काम मेरे साथ अटैच करते हैं, आपका मेरे साथ नहीं लगता मैं आपके साथ अटैच करता हूँ, ठीक है। तो इसको पॉलिटिकली तो इसको बिल्कुल छोड़ दें। हम अपने उसमें इसको अगर हम देख लें, मैं उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट्स मौजूद है, जिस तरह मैंने ड्रग एक्ट की बात की कि आया अगर इस तरह के रॉ मटेरियल आ रहे हैं तो उसको वहाँ पर क्यों ना रोका गया? नंबर 1 गलती देखे। अभी जब उसको वहाँ पर ना रोका गया, उसने मैन्युफैक्चरिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ऑटोमेटिकली मेरे हॉस्पिटल तक मटेरियल पहुँच, ड्रग अभी मेरे हॉस्पिटल तक ड्रग पहुँच गया। अब जिस तरह आप कह रहे हैं इसको रिंगर लैक्टेट के साथ नहीं लगाना, इसको इसके साथ नहीं लगाना, एग्रीड, लेकिन ये सारे लेटर्स एक ही दिन में क्यों निकल रहे हैं? यहाँ से स्मेल आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि इसको क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हम जैसे लोग यार, इस इन्वेस्टिगेशन में हम जैसे लोगों को रखे जो कि बिल्कुल इसके साथ कोई काम ही ना, उस सूबी के साथ भी कोई काम नहीं है, उन लोगों को भी नहीं जानता, ठीक है। और हर फील्ड से लोग रखे, फार्मेसी से लोग रखे, नर्सिंग से लोग रखे, डॉक्टर्स रखे, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से लोग रखे, ताकि एक ऐसी इंक्वायरी बन जाए जिसमें कम अज कम फ्यूचर के लिए बेहतरी हो, अक्सा के लिए बेहतरी ना हो, MS के लिए, CEO के लिए बेहतरी ना हो, ठीक है, एक नर्स या एक डॉक्टर के लिए बेहतरी ना हो। जिस तरह देखे मुबश्शिर, ये कल खुदा न ख्वास्ता मेरे बच्चे हो सकते हैं, ये कल खुदा न ख्वास्ता आपके बच्चे, ये किसी और के बच्चे हो सकते हैं। तो हमें उस चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की इंक्वायरी करनी चाहिए, अनबायस्ड इंक्वायरी करनी चाहिए, अनबायस्ड लोगों को उसमें डालना चाहिए, ताकि वो उसकी न कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, कोई इस तरह की बात ना हो, और वाकई अच्छी तरीके से इसको इंक्वायर करे। तो अक्सा की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर अक्सा ने इसको एक्सपायर, ये कह रहे कि ये एक्सपायर था, तो वो एक्सपायर ड्रग कहाँ गया? उसका बोतल का, उसका जो डब्बे, वो डब्बा कहाँ गया जिसके अंदर वो पैकिंग कहाँ गई, वो सारी चीज़ें कहाँ गई। नंबर, इसका मतलब ये कि 1-2 इंजेक्शन तो एक्सपायर नहीं थे, फिर तो सारा एक्सपायर जो कि लग रहे हैं इतने टाइम से, कोई देख ही नहीं रहा था। बात ये नहीं है, बात ये है, मुझे ये भी सुनने में मिला कि उसके बाद उसी शाम रात को उसने सारे ड्रग्स इकट्ठे करके जला भी दिए। वो स्मेल्स है
जो आ रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो है जिसकी ये लोग छुपा रहे हैं उसको, क्यों मेडिसिन जलाई गई उसी There is something wrong again here कि not only in खानेवाल, रावलपिंडी में भी जो पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल है वहाँ पे भी इसको जलाया गया एंड जो डॉक्टर थी डॉक्टर अमारा और इसके अलावा डॉक्टर अनवर जो पीडियाट्रिक वहाँ पे डॉक्टर्स थे उसी खानेवाल हॉस्पिटल के अंदर, उन दोनों ने अपना ट्रांसफर करवाया। Why? ये एक्सपायर नहीं थे मेरे, अभी मैं आप इस बात पे आ रहा हूँ, अभी सुने लोग भी ये बात सुने और आप भी सुने मुबशिर, होना ये चाहिए था, ये मुझे 100% कंफर्म है कि ड्रग एक्सपायर नहीं, ये तो बात खत्म, ये मैं कह रहा हूँ। होना क्या था, अगर ये बंदा अप्रोचेबल ना होता और ये इतना बड़ा बंदा ना होता क्या, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, होता ये कि यही सैंपल कलेक्ट होते और ये उसी विजिलेंस की जो आपने बात की उसी लेबॉरेटरी में जाके उसकी इंस्पेक्शन होनी थी, और जब उसकी इंस्पेक्शन होनी थी उसमें ये आना था कि जो आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया ये भी ठीक नहीं है, ये रॉ मटेरियल एक्सपायर है और ये ठीक, जिसके वजह से ये रिएक्शन हुआ है, यही होना था, रिजल्ट में यही आना था। तो इस वजह से सबूतों को ख़त्म करने के लिए, ताकि उससे तो एक केमिकल, और मेरी नर्स ने भी ये गलती की है कि खुदा के बंदी अगर इस तरह, क्योंकि उस टाइम किसी को पता नहीं होता ये इस ड्रग से रिएक्शन हुआ और ड्रग एक्सपायर नहीं है, आपने डाइल्यूशन सब कुछ सही किया है, तो आप इसका 1-2 बोतल साइड पे रखें ताकि कल हम इसी बोतल को किसी लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाती, दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाता। और मसला इसी रॉ मटेरियल में और इसी चीज़ में थी कि जब वो टेस्टिंग के लिए वो ड्रग चला जाता, सेकंड स्टेप ये होना था, इसलिए उस स्टेप से बचने के लिए उन्होंने सारा काम जो है ना सारा वो जमा करके उसको आग लगा दी। आप मुझे ये बता दें कि नर्सेज ये क्यों नहीं कर रहे, नर्सेज जिंदाबाद मुर्दाबाद छोड़ दे, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर फोकस कर, और टेक्निकल चीज़ें ये है कि जाके ये FIR करे कि उसी दिन ये ड्रग क्यों जलाए गए, इससे पहले क्यों नहीं जलाए गए, उसी दिन ये ड्रग क्यों उठवाए गए, उसी दिन ये नोटिफिकेशन सारी क्यों हुई, लिहाजा गड़बड़ जो है वो इसी में है, मसला इसी लेवल पे है। इन्होंने अपने सबूतों को मिटाने के लिए और चीज़ों को मिटाने के लिए सारा जो मटेरियल है उसको जला दिया है, और यही लोग रिस्पॉन्सिबल, इनको इस चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। अक्सा या जो भी है XYZ जो नर्स है, हम सब परेशान थे और सब ने मेहनत की है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह जिंदाबाद मुर्दाबाद से काम नहीं चलेगा, ये कल फिर होगा किसी और के साथ। अगर हमने प्रॉपरली इसको हैंडल नहीं किया, हम पास तक नहीं पहुंचे, हमने ये मेडिसिन जलाना, ये नोटिफिकेशन उसी दिन के, ये सारी चीजें एक दिन में करने के क्या पता चलता है, यही पता चलता। ठीक है, राइट सर। बिफोर वी गो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके क्या राइट्स हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एंड अगर फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम हो गई है तो अभी हमें तो यही फील हो रहा है कि एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हुआ है, ठीक है, और उस दौरान हमें क्या करना चाहिए और इन बच्चों की जो जान है वो कैसे बच सकती थी। कहा यह जा रहा है कि ये नर्स अकेली थी वहां पे और इसने रिससिटेट भी किया है, इसने ट्राई किया है, इसने सब कुछ किया है, बट देयर वाज नो डॉक्टर देयर। एंड ऑफ कोर्स हम एंटीबायोटिक का कोई एंटीडोट तो दे नहीं सकते, उसको सिम्प्टोमेटिकली हम ट्रीट कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे कोई और मौजूद नहीं था, एंड द ओनली नर्स कैन डू एवरीथिंग। बिल्कुल, मैं स्टेप वाइज इसका जवाब दूंगा और मैं फिर वही बात पे आ रहा हूँ। जी जी। एक नर्स 35 बच्चे, ठीक है, इसका मिसाल वही जहाज है, एरोप्लेन है, जिसका मैंने कहा कि इसके चांसेस है कि 99% ये तबाह हो जाए, ठीक है। कैसे पॉसिबल है मुबशिर कि मेरा इवनिंग डोज का टाइम है, हर मेडिसिन को हर बच्चे को डबल चेक करूं, ये मेक श्योर करूं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन मेक श्योर करूं, जो राइट्स ऑफ ड्रग्स आपने बताए कि राइट पेशेंट है, राइट रोट है, राइट ड्रग है, ठीक है, राइट टाइम है, राइट डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ों को मैं कैसे 35 बच्चों के आप मुझे बताइए या कोई और मुझे बता दे ये बात, ठीक है, इट इज बेसिकली नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है ये बात, ठीक है। तो ये उसकी मिसाल वही एरोप्लेन की है कि जो गिरेगा 99% गिरेगा, ये तो नहीं गिर रहा है हर जगह में, ये हमारे लिए अल्लाह की तरफ से कोई वो है, क्या कहते हैं, एक मिरेकल है। हाँ, मेरिकल है, रियली मेरिकल है ना। अदरवाइज वो क्या, हम अक्सर ये भी होता है कि एक इस 35, और अगर आप नहीं करेंगे आपके ऊपर फिर वो कैसे कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर आपसे एक बच्चा रह जाए, उसका डोज रह जाए तो किस तरह कॉन्सिक्वेंस है। मैं और आप अपनी कुलीग के साथ कोऑपरेट करते नहीं करते, वो लेते हैं, आपने इस बच्चे को मेडिसिन क्यों नहीं दिया, उसको ये क्यों नहीं दिया, हम ये नहीं समझते कि उसको एक बच्चा सिक हो गया था, उसकी केयर में टाइम नहीं मिला, लिहाजा वो मैं कर लूंगा उसके साथ कोऑपरेशन। नो, बात ये है
कि हम राइट ऑफ मेडिसिन सबको पता है, जो कि बहुत कॉमन है और बहुत आसान है, लेकिन वो 1:35 में, 1:30 में, इवन 1:20 बच्चों में कभी फॉलो नहीं हो सकती। इट इज इम्पॉसिबल, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात ये है कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जब भी आपके पास एक एरिया इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड है, उसमें आपके पास रिससिटेशन की सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। क्यों? मैं वही तो कह रहा हूँ कि इन बच्चों में सबको अननोन ड्रग, नॉन ड्रग एलर्जी तो किसी को भी नहीं है, तो ये एट द टाइम ऑफ एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी को भी हो सकता है और किसी भी टाइम हो सकता है। तो उसी टाइम आपके पास आपका रिससिटेशन जो बे है, रिससिटेशन ट्रॉली है, वो वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, वो वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, आपका कोड ब्लू टीम, जो कि आपकी शिफा को पता होगा कि कोड ब्लू एक इमरजेंसी टीम, आपका इमरजेंसी रिस्पांस टीम होता है, वो आपके पास होना चाहिए। डॉक्टर्स अवेलेबल होना चाहिए कि खुदा न ख्वास्ता ऐसा कल कोई रिएक्शन हो जाए तो हाउ टू हैंडल, हाउ टू टेक केयर ऑफ डेट रिएक्शन, हम किस तरह के केयर करेंगे। तो अगर आपके पास वेल इक्विप्ड ट्रॉली होगी, डॉक्टर होगा, इमरजेंसी रिस्पांस टीम होगा, ये क्या करती, सिंपल इमरजेंसी रिस्पांस टीम को एक्टिवेट करती, ट्रॉली जो है रिससिटेशन ट्रॉली को बेड साइड पे लेके आती, और उसी टाइम से जो हो सकता था, जिस तरह इसमें अगर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, जिस तरह आपके खुदा न ख्वास्ता अगर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता तो हम उसमें स्टेरॉइड्स का डोज दे देते, ऑक्सीजन लगा देते हैं। समझ में आपको बात आ रही है? जो उसी टाइम पे जो चीज़ें ये दे सकती थी, उसी टाइम पे उसको स्टार्ट, जो कि एनाफाइलेक्टिक का द चॉइस ऑफ ड्रग है, जिस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल द चॉइस ऑफ ड्रग टाइप 1 का एड्रेनलिन हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वो ड्रग, तो इसी तरह इसको नॉलेज और फिर उसके बाद फैसिलिटीज इक्विपमेंट होने चाहिए। और ये मैं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे वहाँ पर, बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप देख ले, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मुबशिर डॉक्टर भी मौजूद था, नर्स भी थी, 3 नर्स डॉक्टर मौजूद नहीं था, वैसे कह रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस सिनेरियो को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। डॉक्टर भी था, 3 नर्सिस भी थे, लेकिन आपके पास कोई देने के लिए कोई रिससिटेशन ट्रॉली, कोई चीज ही नहीं, आप क्या करते, उसको देखते या सिर्फ CPR करते बस। बात देखे ना, ये मल्टी फैक्टोरल जो है ना, मल्टी लेवल की चीजें हैं। आपने बहुत सारी चीजों को हमने उस पर देखना है कि ये ऐसी चीजें हैं कि इसको और हायर अथॉरिटीज को, ये खैर आप मुझसे लास्ट में पूछ लेना कि हम इस चीजों को कंट्रोल किस तरह करेंगे, फिर मैं उसमें बात करूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि जो पाकिस्तान में आजकल करंट लेजिस्लेशन है फॉर एनी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एरर, उसके ऊपर बात करते हैं। वो क्या है, उनकी सज़ा क्या है, उनकी बहुत सारे नर्सिस को तो पता ही नहीं है कि जो एरर्स हैं उनकी सज़ा होती क्या है और किस तरह होना चाहिए। और पहली बात तो ये है कि ये पुलिस के पास केस जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपकी इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर, और फिर जो है उसमें जो भी उस इंक्वायरी का रिजल्ट, जैसे आपने कहा, रिजल्ट निकलता है, वो आगे सर्कुलेट करना चाहिए और हायर अथॉरिटीज की तरफ जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसमें? जी मुबशिर, एग्रीड। सबसे पहले तो ये पुलिस केस नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल का केस, पुलिस केस इस तरह सिचुएशन में नहीं होता। नंबर, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और ड्रेप, जिसको हम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान कहते हैं, इनकी तरफ से कुछ पॉलिसीज है, लेकिन जनरली होता ये है कि हर हॉस्पिटल के अंदर अपने पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस होते हैं इसके हवाले से, ठीक है। और उसमें वही बातें हम रिपीट करेंगे, उसमें यही होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट, जिस तरह अक्सा वाला इंसिडेंट हुआ, वो कमेटी इन एक्शन आ जाती है, ठीक है। और वो कमेटी अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लेती है, वो असेसमेंट करके, रिपोर्ट करके, सारी चीज़ों को देख के और अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। उसके बेस के ऊपर कि उसके क्या फाइंडिंग्स है, उसके ऊपर सस्पेंशन बनता है, टर्मिनेशन बनता है, या जो भी सिविल सर्वेंट एक्ट है जो हमारे सूबे के अंदर, किसी भी सूबे के अंदर जो सिविल सर्वेंट एक्ट है कि फॉर एग्जांपल एक सिविल सर्वेंट है, उसके ऊपर क्या पेनल्टीज, मेजर एंड माइनर कौन सी पेनल्टीज लग सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, ठीक है। हमारा तो ये किसी ने टच ही नहीं किया कि आया इस हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की कोई था, कोई ऐसा कोई लोग थे, कोई कमेटी थी, नंबर 1। और अगर वो कमेटी थी तो उसका क्या प्रोग्रेस, और पुलिस बीच में कहाँ से आया इस ये किसी ने रोड के ऊपर कोई कत्ल तो नहीं किया ना, कि रोड के ऊपर किसी ने गोली मारी या रोड के ऊपर किसी ने उसको पकड़ के इंजेक्शन लगाया जार का। भाई ये तो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक काम हुआ है, और वो SOPs के थ्रू काम हुआ है, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से हुआ है, और ये रूटीन में चलता आ रहा है। तो ये तो पुलिस केस
तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसके ऊपर हमें नर्सेज नहीं तो इसी बातों पे बात करनी है कि ये पुलिस केस कहाँ से आया, ये का आपने पुलिस केस कैसे बनाया, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी जो ड्रेप की रूल्स है या जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की रूल्स है या पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल है, उसके मुताबिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो आपकी कोई कमेटी है इस तरह कि जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके इसके ऊपर कोई रिपोर्ट करते और उसके बाद एक्शंस होते, ये सारे एक्शंस मुबशिर जल्दी में हो गए हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसी को बचाने के लिए, बस डेट्स इट। अब इस पे हम क्या, मैं और क्या कहूँ कि ये इसने, और लेजिस्लेशन पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें मौजूद है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हेल्थ केयर कमीशन टॉप पे है, ड्रेप मौजूद है, ड्रग एक्ट मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल, सब की तरफ से रिकमेंडेशंस और बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं करता। MS इज़ द किंग ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, उसकी मर्जी है, जिसको बचाना है बचाएगा, जिसको डबोना है डबोएगा, सारे नहीं, मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूँ कि सारे एक जैसे हैं, अच्छे बुरे हर जगह में है, मेजॉरिटी, हमेशा मेजॉरिटी की बात होती है, ठीक है, उसको आपने किंग बनाया हुआ है, वो किंग जो है उसकी मर्जी है, ठीक है, उसने जो करना है, जिस तरह उसके ऊपर FIR किया, अभी कोई उससे ये पूछ ले, सिविल सर्विसेज एक्ट को उठा के पूछे कि आपने किस सेक्शन को उठा के किस बेस के ऊपर एक ऑन जॉब ऑन सर्विस नर्स के ऊपर जो कि 16 ग्रेड के ऑफिसर है, आपने उसके ऊपर किस बेस के ऊपर FIR किया है, ये आपका काम है, ये FIR करना, आपने किस बेस के ऊपर इसके ऊपर FIR किया है, तो इसके पास कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठंडा करने के लिए, क्योंकि ये लोग आएंगे, पब्लिक, नर्सिस नहीं, पब्लिक आएंगे रोड्स के ऊपर, जब पब्लिक रोड्स के ऊपर आएंगे तो बहुत सारा एजिटेशन होगा, जब एजिटेशन होगा तो बहुत सारे इदारे वैसे वो आ जाएंगे, और ये जो हमारा राज जिसको हम छुपा रहे थे कि रॉ मटेरियल ऐसे है और ये चीज़ ऐसे, ये सामने आ जाएंगे और बहुत सारे लोगों के नाम उसमें आ जाएंगे, तो उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा ड्रामा चाहिए। सर प्रोफेशनल डिस्क्रिमिनेशन पे बात करते हैं। पहली बात, जैसे आपने कहा कि नर्सेज अभी 16 स्केल पे हैं, बट स्टिल उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक तो ह्यूमिलिएशन की हमने पहले बात की, जैसे उसको अरेस्ट किया गया, ठीक है, अगर हम इसी की एग्जांपल ले लें, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये तो एक एग्जांपल है, बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे नर्सेज को ह्यूमिलिएट किया जाता है, maybe on the basis of their knowledge, maybe on the basis of their skills, maybe on the basis of their social background, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी नर्सेज जो हैं वो मैंने अपनी क्लास में देखा, हमारी क्लास में कोई ब्रिगेडियर का बच्चा नहीं था जो हमारे साथ पढ़ता था, जो कोई अमीर तरीन फैमिली से लोग नहीं थे, सारे के सारे मिडिल क्लास लोग थे, तो उस बेस के ऊपर भी ही नर्सेज को ह्यूमिलिएट किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के अंदर। तो अब नर्सेज को 16 ग्रेड मिलने के बाद भी PNC ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया इस केस के अंदर। उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया जिसके अंदर उन्होंने ये रिक्वायर किया, उन्होंने ये बात की कि जनाब इसको फौरी रिहा किया जाए, दैट्स इट। इसके अलावा हमारी क्या एक तो बात ये कि PNC की क्या इसमें जिम्मेदारी बनती थी, क्या हमारी कोई एसोसिएशंस हैं जो ये काम कर रही हैं, या हम इस सिचुएशन में किसी इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं या नहीं। सो इस सारी बैकग्राउंड में जो मैंने अभी बयान किया, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। एक तो पहली बात तो जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, इसके 16 होने के बाद भी, और ये हर जगह हो रहा है। दूसरी बात ये कि क्या PNC को करना चाहिए जो हमारी ये डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलिएशन ख़त्म हो, और हम भी जो है वो एक प्रोफेशनल के तौर पे हॉस्पिटल के अंदर काम करें, जहाँ पे हमें अपनी बाउंड्रीज पता हो और डॉक्टर को अपनी पता हो, ठीक है। और तीसरी बात, क्या पाकिस्तान में या इंटरनेशनल ऐसी कोई इदारे मौजूद हैं जिनको इस सिचुएशन में हम अप्रोच करना चाहिए हमें? मुबश्शिर, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन पे आते हैं। वेरी ट्रू कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, और जो रीज़न्स आपने बताई यही रीज़न्स हैं। लोग यही समझते हैं, असल में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं पीछे, जो भी इस फील्ड में आते थे तो वो सबसे पहले तो क्रिश्चियंस कम्युनिटी ने स्टार्ट किया इसको, उसके बाद बहुत गरीब लोग आते थे इसमें जिसके पास कुछ भी नहीं होता था,
स्कॉलरशिप वजीफ़ों पे आके और वो पढ़ते थे डिप्लोमा लेवल पे, मैट्रिक बेस पे आते थे, ठीक है, मैचेबल लोग नहीं होते थे। तीसरी बात ये है कि आई डोंट नो कि मुझे ये बात यहाँ पर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक रिवाज है और था, मैंने तो खैर ख़त्म किया था अपने हॉस्पिटल्स में, आई डोंट नो क्या भी है, बाजी का रिवाज, ठीक है। बाजी सारी उम्र चाय बनाती थी, स्वेटर लेके आती थी, स्वेटर करती थी, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे इस प्रोफेशन को इस स्टेज पे लेके आए हैं, समझ में बात आ रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी वो चीज़ें निकल रही है। जिस तरह मैं जहाँ पर डायरेक्टर था, मैं वही कह रहा हूँ, माई ग्रेड वाज इक्विवेलेंट टू BPS 20, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह। उसी में मेडिकल डायरेक्टर भी उसी ग्रेड में, डीन भी उसी ग्रेड में, हॉस्पिटल डायरेक्टर भी उसी ग्रेड में, फाइनेंस डायरेक्टर भी। हम 5 लोग थे की एग्जीक्यूटिव्स थे, जिसमें मेडिकल डायरेक्टर था, हॉस्पिटल डायरेक्टर था, नर्सिंग डायरेक्टर था, फाइनेंस डायरेक्टर था और डीन थे। हम सारे एक ही उस पे थे, ठीक है, लेवल। और हर कोई अपने डिपार्टमेंट को इंडिविजुअली डील करता था और ऑटोनोमसली डील करता था, ठीक है, कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करता था। नंबर 1, बाजी वाला कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। प्रोफेशनल रहेंगे सारे, किसी को इंटरफेयर नहीं करने दिया। अल्लाह के फजल से 7 साल गुजारे, किसी को इंटरफेयर करने नहीं दिया, ताकि नर्सिस को इंफीरियरिटी फील ना हो। हमेशा एक चीज़ सिखाई कि टीम वर्क है। टीम में डॉक्टर की जितनी इंपॉर्टेंस है इतनी नर्स की है, नर्स की जितनी इंपॉर्टेंस है इतनी पैरामेडिक्स की है, इतनी क्लीन लाइनेस वालों की है। ये टीम वर्क है, इसको इसलिए टीम वर्क कहा जाता है। एक बंदे का काम इसमें नहीं, और आप इसमें से एक को भी माइनस करें सब कुछ रुक जाएगा। आप इससे सफाई वाला माइनस करें, क्लीन लाइनेस वाले सैनिटरी अटेंडेंट को, तो आप कैसे काम करोगे? आप इसमें से डॉक्टर माइनस करें तो किस तरह काम होगा? आप इसमें से नर्स माइनस करें तो किस तरह चीज़ें चलेगी? ये गलतफहमी है हमारी कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा, ये हम कर रहे हैं ये सब कुछ, ठीक है। तो ये इन्फीरियरिटी हमने उस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म किया कि नहीं, आप किसी से कम नहीं है, कोई रिस्पेक्ट दे, डबल रिस्पेक्ट दे, अदरवाइज बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल, सबके साथ प्रोफेशनली चले ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आप अपने आप को कम ना समझे, आपके बैक पे हम बैठे हुए हैं। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है उसका ऑर्डर बिल्कुल फॉलो ना करें, प्रोफेशनली कोई ऑर्डर करे उसको फॉलो करें। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी पे आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल फॉलो ना करो, मेरे पास आए, मुझे बताए, मेरा नाम बताए, ठीक है। तो ये इसी तरह इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए नंबर 1 ये है कि आपने नर्सिंग डिपार्टमेंट को ऑटोनोमस बनाना है, लाइक मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट जो कि हमारे KP के अंदर है। आपने नर्सिंग डायरेक्टर को ऑटोनोमस बनाना है ताकि वो अपने डिपार्टमेंट को खुद डील करें, तो लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी। क्या होता था, फलाने डॉक्टर ने कहा ये स्टाफ नर्स मेरे वार्ड में रहेगी तो ठीक है, उसने कहा कि ये नहीं रहेगी तो उसको चेंज कर दे। मैंने किया इस चीज़ को, भाई मेरा डिपार्टमेंट है, मैं जानता हूँ इसको, आप नहीं जानते मुझसे अच्छा, ठीक है। मैंने कभी आपको कहा है कि किसी मेडिकल ऑफिसर्स को आप चेंज कर दें? नहीं कहा कभी ना, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है। तो इसी तरह ये मेरा काम है, मुझे पता है कि मेरे नर्स की क्या स्किल्स है और वो कौन सी डिपार्टमेंट में अच्छा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो वहाँ पर अच्छी ड्यूटी कर सकती है। तो आप इस तरह ये इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मुबशिर हमें नर्सिंग डिपार्टमेंट को ऑटोनोमस बनाना है। जो नर्सिंग लीडर्स है उसको ऑटोनॉमी देनी होगी। अदरवाइज जब तक ये MS के कंट्रोल में है ना, ये इसी तरह डिस्क्रिमिनेट रहेंगे, इसी तरह इन्फीरियरिटी का शिकार होते रहेंगे, इसी तरह ब्लैकमेल होते रहेंगे, और कोई भी, और सारा इसका रिजल्ट क्या होगा, इनकी उसके आउटकम और आउटपुट के ऊपर। वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, अच्छा केयर नहीं देंगे, एरर्स होंगे इसी तरह, और यही मसले होंगे। तो सबको पॉलिसी मेकर्स की तरह के लिए मेरा ये मैच है कि हमें इस चीज़ को ऑटोनोमस बनाना है, नंबर 1 बात। दूसरी बात आपने क्या की, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि हमने क्या करना है? PNC को इसके अंदर क्या PNC बहुत गिला है मुझे पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से, किसी ने नाराज़ होना है तो बिल्कुल नाराज़ हो जाए, ठीक है। अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने एक लेटर लिखा, पंजाब गवर्नमेंट को लिखा, DG पंजाब को लिखा, नर्सिंग को, कि आप इसको करें। लेकिन ठीक है, कब ये इदारा बना हुआ है पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, और हमारा प्रोग्रेस क्या है, मुझे कोई बता दे क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। हम रिसर्च के आगे अंदर कितने आगे चले गए, समझ में आपको बात आ रही है, ठीक है। हम प्रोफेशनली कितना हमने ग्रो किया, कितना हमने डेवलप किया। वहां पर तो सारों साल अपनी लड़ाइयाँ चलते रहते हैं। कभी 1 साल काउंसिल बंद होता है, कोई काम नहीं होता, 1 साल पूरा 1 साल काउंसिल बंद, ठीक है। भले किसी के नुकसान हो, किसी को क्या भी हो, एक क्यों आपके मेरे साथ नहीं लगती, मेरी उसके साथ नहीं लगती, सारे इसी मसलों में कॉन्फ्लिक्ट के शिकार है, ताकि कोई किसी को काम करने दे। जो आता है कोई किसी को काम करने नहीं देता, एक के
टांग खींचने में लगा हुआ है, दूसरे हर को 6 महीने साल बाद डायरेक्टर चेंज हो रहे होते हैं। देखिए, हर हर टाइम प्रेसिडेंट चेंज, वाइस प्रेसिडेंट चेंज, सेक्रेटरी चेंज, जब दूसरा कोई नहीं आता है उसको फिर हम काम करने नहीं देते। क्यों? कि जो हम हैं, हम हर कोई चाहता है कि मेरी मर्जी से काम हो। हम ये नहीं चाहते कम्युनिटी के लिए हम काम करें, इस प्रोफेशन के लिए काम करें, नहीं, मेरी मर्जी के मुताबिक मेरी सारी बातें आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप अच्छे हो, नहीं होंगे तो मैं आपको काम नहीं करने दूंगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर दूंगा। तो वो काउंसिल जिस एक रेगुलेटरी बॉडी है नर्सिंग के लिए, अगर उसका ये हाल होगा कि हर 2 महीने बाद उसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी, हर महीने बाद उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है, हर महीने बाद ये बंद हो गया, बैन हो गया, उसको निकाल दिया, उसको लेके आए, तो किस तरह हम आगे जाएंगे मुझे कोई बता दे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये भी हायर अथॉरिटी से कि हमारे रेगुलेटरी बॉडी जो है उसको स्ट्रेंथन करें, मेरिट के ऊपर उसके अंदर जो भी रिक्रूटमेंट है, जो भी आप सेक्रेटरी लेके आना चाहते हैं, आप डायरेक्टर्स लेके आना चाहते हैं, आप मेरिट के ऊपर करें, उस पोस्ट को एडवर्टाइज करें, उसके ऊपर एडवर्टाइज करके प्रॉपरली एडवर्टाइज करें, जो एलिजिबल होगा वो अप्लाई करेगा और उसकी प्रॉपर एक अच्छी कमेटी बना के उसके ऊपर आप लोगों को बिठाए ताकि वो काम करे। लेकिन आप मुझे लेके आएंगे बिठाएंगे, किसी और को ऐसे लेके आएंगे बिठाएंगे, तो उससे क्या होगा? वो ब्लैकमेल होगा। लेकिन जो बंदा I actually don't know how they are hiring people there. जहाँ तक मुझे लगता है कि वो खुद ही एक दूसरे का नाम सजेस्ट कर देते हैं कि अब 2 महीने के बाद कौन होगा, 3 महीने के बाद। I never seen कि उन्होंने कभी एडवर्टाइज किया हो। मुबशिर ऐसा है कि ये मेजॉरिटी लोग डिपुटेशन पे बुलाते हैं। मेरी जॉब केपी के अंदर है, ठीक है, मैं किसी को पसंद आया, मेरे किसी को जानने वाले हैं, तो मुझे वो डिपुटेशन पे बुला ले, मुझे बिठाए कि आप सेक्रेटरी बन जाओ, किसी और को बिठाए कि आप डायरेक्टर बन जाओ। ठीक है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? आप मुझे ये बता दें यार। इसके लिए इस मुबशिर इस चीज़ के लिए एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन सेट होना चाहिए। हर चीज़ को दे के फिर उसके मुताबिक आप एक एडवर्टाइजमेंट बनाएं। उस एडवर्टाइजमेंट में जो एलिजिबल होगा, मुबशिर एलिजिबल होगा, मुबशिर अप्लाई करेगा, मैं एलिजिबल होगा, मैं वो करूंगा, कोई और एलिजिबल होगा, सारे लोग अप्लाई करेंगे, एलिजिबल लोग। उन एलिजिबल लोग के दरमियान कंपटीशन होगी, फिर जब आएगा वहां पर जो बैठेगा वो काम करेगा। अभी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि मुबशिर जो है उसको मैंने रिकमेंड किया है, तो मुबशिर आप मेरी बात कैसे नहीं मानोगे? आप मुझे बता दें। नहीं मानोगे तो जिस तरह मैं आपको लेके आया हूँ, कल आपका वही डिपुटेशन कैंसिल करके दोबारा आपको पेरेंट डिपार्टमेंट भेज दूंगा। ये कौन सा मुश्किल काम है? तो सबसे पहले पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल पे जितनी भी रिक्रूटमेंट है वो मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। मेरे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा क्योंकि वो मेरी रेगुलेटरी बॉडी है, मेरा हक है, तो उसमें जो भी रिक्रूटमेंट हो वो मेरिट बेस पे हो, ठीक है, वो और ऐसा मेरिट हो कि जो आप इंटरनेशनली देख ले, जहाँ पर भी आपने देखना है उसको आप प्रॉपरली एडवर्टाइज करें, उसको मेरिट बेस पे करें, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर से ही ऐसे लोग जब उसमें आएंगे मेरिट के ऊपर, तो उसमें डिफरेंट विंग्स बनेंगे, जिसमें रिसर्च के ऊपर काम करेंगे, जिसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऊपर काम करेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें प्रोफेशनलिज्म के ऊपर हम बात करेंगे, तो तब पाकिस्तान के अंदर नर्सिंग प्रोफेशन डेवलप होगा। आप यकीन करें, इतने मसले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में नहीं है, जितने मसले मुबशिर हमारे नर्सिंग काउंसिल में है। एक सियासी एक पता नहीं क्या बना हुआ है कि हर नए रोज वहां पर नया मसला, हर नए रोज वहां पर नया मसला। और ये मसले क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है, या तो ये मसला है, या हम उस चीज को रिक्रूटमेंट की तरफ हम नहीं जा रहे कि हम प्रॉपर मेरिट के ऊपर उसकी रिक्रूटमेंट करें। तो सबसे पहले किसी भी नर्सिस को के मसले हल करने के लिए नंबर 1 स्टेप ये है कि हम पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल में जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है उसके अंदर मेरिट के ऊपर हम आए, मेरिट के ऊपर उसके अंदर कामें शुरू हो जाए, ठीक है। अभी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर वो उसको ट्रैक पे लेके आए, ठीक है, लेकिन वो मेरा उनको सजेशन है कि वो ट्रैक पे इसलिए नहीं आएगा कि जब तक आपकी रिक्रूटमेंट वहां पर मेरिट के ऊपर नहीं होगी। आप करें उसको मेरिट के ऊपर, प्रेसिडेंट और मेंबर्स तो इलेक्टेड है, उसमें तो कोई मेरिट इस तरह नहीं है, वो तो इलेक्टेड है, लोगों ने वोट दिया है, वोट के ऊपर आए हैं, जिस तरह मेंबर्स जाते हैं प्रोविंशियल असेंबली में, नेशनल असेंबली में। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी सेक्रेटरी की पोस्ट है, उसके अंदर डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन की पोस्ट है, उसके अंदर कोई और डायरेक्टर्स 3-4 डायरेक्टर्स की पोस्ट है, उस पर तो कम से कम रिक्रूटमेंट हो जाए, उसकी तो एडवर्टाइजमेंट हो जाए, उसमें तो प्रॉपर क्वालिफाइड एंड ट्रेंड लोग आ जाए, एक्सपीरियंस लोग आ जाए, तो वो जब अपने अपने डिपार्टमेंट में काम शुरू कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे मसले हल हो जाएंगे। डेफिनेटली। और ये नर्सेज अपने आप को एम्पावर फील करेंगे। एंड ये जो बिल्कुल ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और ये अगर हम
इसको माने या ना माने, ये हर नर्स में मौजूद है, पाकिस्तानी नर्सेज के अंदर, और जिसकी वजह से ये बहुत सारे एरर्स भी होते हैं और प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सर काफ़ी लंबी बात हो गई है। अभी जो है रिसेंटली जून 21 को जो अक्सा आफाक को उन्होंने रिलीज कर दिया है जमानत के ऊपर, बट डेफिनेटली उसके ऊपर 322 स्टिल देयर। उसके बाद जो भी उनका कोर्ट का फैसला होगा उसका स्टिल वेट कर रहे हैं, बट नर्सेज अभी भी जो हैं कुछ जगहों पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। सर लास्ट मैसेज फ्रॉम यू फॉर द नर्सेज। आपने पाकिस्तान के बेशुमार डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, आपने पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम किया, आपने प्राइवेट में काम किया, आपने टीचिंग की है, आपने केपी में बहुत सारी जगहों पे एज ए डायरेक्टर नर्सिंग भी काम किया है। आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहते हैं कि इस तरह का कोई भी सिचुएशन अगर होती है तो नर्सेज को क्या करना चाहिए? और फॉर द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन दैट द लास्ट सेगमेंट वाज मिस्ड ऑलरेडी, कि हम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कैसे जो है इनको कनेक्ट करें नर्सेज को, ताकि वो अपनी आवाज़ इंटरनेशनली जो है ना लोगों तक पहुंचा सकें, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारी नर्सिंग के अंदर। मुबशिर, पहली बात का जवाब दे रहा हूँ, जो लास्ट रह गया था कि हम इंटरनेशनली कैसे कनेक्ट हो, जी जी। उसमें फिर वही बात आ जाती है कि ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा जो बात कर सके, ठीक है, और वो ऐसी बातें हो जो उसके जो नॉलेज बेस्ड हो, जो एविडेंस बेस्ड हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो, ठीक है, ऐसे स्ट्रांग लोगों को आगे आना होगा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आपको अटैच करें। एंड होपफुली, और ये आखिर रियल बात है कि उससे बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है अगर हम उन लोगों के साथ अटैच, हम उससे बहुत कुछ सीखेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर नहीं है, हमारे पास है, वो हमसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे वो उनको बात आएगी। तो बात ये है कि हमें ये कोलेब्रेशन करनी चाहिए, लेकिन इस कोलेब्रेशन के लिए आगे ऐसे लोगों को आना पड़ेगा कि जो वेल क्वालिफाइड हो, हाईली क्वालिफाइड हो, जो हाईली ट्रेंड हो, और जिनको पता हो, ABC का नॉलेज हो कि किस तरह मैंने उनके साथ कोलाबरेट कर रहे हैं। तो ये इसके लिए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि ऐसे फोर्स को आगे आना पड़ेगा, ठीक है। यस। दूसरी बात ये, मेरे 2 मैसेजेस मैं दूंगा आज, एक हायर अथॉरिटीज़, हायर अप्स को, और एक नर्सिस को। हायर अप्स के लिए ये मैसेज है कि देखें, जितने भी आपके पेशेंट्स हैं वो आपके घर के हैं या किसी और के हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में आता है नर्सिस के साथ, उनका कांटेक्ट नर्सिस के साथ होता है। अगर नर्स, और आज भी पाकिस्तान के अंदर मैं कह रहा हूँ कि द मोर इग्नोरिंग प्रोफेशन जो है ना वो आज भी नर्सिंग है। The most vulnerable employees in the hospital. बातें बहुत होती है लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा इग्नोरिंग है, क्योंकि हम इसको समझते ही नहीं है। और मैं इन लोगों को, ये हायर अप्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बता दें कि जब आपके पेशेंट्स, आपके फैमिली वाले जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो किसके रहम करम पे होते हैं? नर्सिस के रहम करम पे होते हैं। मेडिसिन उसने देनी है, और जिसने मेडिसिन देनी है वो प्रॉपर ट्रेंड ना हो, उसके ऊपर आपने प्रॉपर कंसंट्रेशन ना की हो, तो क्या रिजल्ट होगा? वो सब समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो लिहाजा अगर हम अपने हेल्थ देखें, अभी हमारा थीम भी ये था, नर्सिंग डे का थीम क्या था? फाइनेंशियल जी, इकोनॉमिक वो था। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था कि नर्सिंग का रोल क्या है इकोनॉमी में? तो बहुत बड़ा रोल है, ये बात ये नहीं समझते। रोल ये है कि अगर नर्स प्रॉपर ट्रेन होगी, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, वो आपके हॉस्पिटल स्टे को डिक्रीज कर सकते हैं, वो आपके नोजोकोमियल इन्फेक्शंस को डिक्रीज कर सकते हैं, वो एक पेशेंट के ऊपर हॉस्पिटल के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी भी अच्छा असर पड़ेगा। अगर मेरे नर्सिस ट्रेन नहीं है, वो प्रॉपरली उसके ऊपर काम नहीं किया गया है, वो प्रोफेशन इग्नोर है, तो क्या होगा? पेशेंट का लेंथ ऑफ स्टे क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब लेंथ ऑफ स्टे हो जाएगा तो उसका पर डे कॉस्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब पर डे कॉस्ट इंक्रीज होगा तो इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या असर है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक चीज बढ़ेगा, दूसरा उसके साथ ऑटोमेटिकली बढ़े। लेकिन अगर मेरे नर्सेज अच्छे ट्रेन है, उनसे बेड सोर्स नहीं हो रहे, उनसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन नहीं हो रहे, उनसे फॉल्स नहीं हो रहे, तो ऑटोमेटिकली वो स्टे को कंट्रोल करेंगे। तो जब स्टे कंट्रोल होगा, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस स्टे से क्या होगा कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है एक पेशेंट के ऊपर, वो क्या होगा? वो डिक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी सेफ होगी। नंबर 1।
दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर खुदारा इन्वेस्ट करें। दिन ब दिन अगर उनके स्कॉलरशिप्स की मैं बात करूं, उसको खींचा जा रहा है, उसको कम करते जा रहा है, आल दो कि उसको इंक्रीज कर जा रहा है। आपको पता है आपसे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कितने लोग आपको कंट्री छोड़ के चले गए। बहुत कम लोग हैं हमारे जैसे। मैंने अभी तक, जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन किया, मैंने कभी सोचा ही नहीं अभी सर, तक। आज तक जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव नहीं हुआ। आज भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप गूगल कर लें, मैं नहीं कहता, कोई और नहीं कहता, आप गूगल कर ले, आज भी पाकिस्तान में जो एवरेज सैलरी है फॉर नर्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम 33,000। तो सर्विस अच्छा, स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है काम करने की, उसके ऊपर ये इश्यूज, तो कौन काम करेगा? मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये हम कहाँ पहुंचेंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर 1,03,000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। नीड आपकी ऑलरेडी 1 मिलियन से बढ़ चुका है। 1,03,000 में भी आपके हजारों लोग बाहर चले जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं। आप किस तरह अपने हेल्थ सेक्टर, तो आपका कोलैप्स हो जाएगा। अगर आपकी ये गलतफहमी है कि हम इसको प्लाने से चलाएंगे और उनसे चलाएंगे, तो वही ये एरर्स आप क्या करेंगे, ये और ज्यादा बढ़ाएंगे आप लोग। आप कम उस तो नहीं करेंगे। ये तो आप, अगर मैं 99% एरोप्लेन के मैंने क्रश होने की चांस बताइए, आप 100% कर देंगे। समझ में आता है? सॉरी, मैं आपको यहाँ पे कट करूंगा। जैसे कि अभी ये चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने क्या इकदाम लिया है कि इन्होंने एक वीक के सोचने के बाद ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि मैं नर्सेज से बात नहीं करूंगी, और उन्होंने जितनी भी नर्सेज एहतजाज कर रही थी उनको, उनमें से कुछ को सस्पेंड कर दिया, और स्टूडेंट नर्सेज जो कॉलेजेस में है, जो 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, उनको लेके आ गए हॉस्पिटल के अंदर। अब ये जो है एरर्स और ज्यादा बढ़ेंगे, इकोनॉमिक बर्डन और बढ़ेगा, हेल्थ कहाँ से और बर्बाद हो जाएगी। मुबशिर, स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। वो उसने तो समझना ही नहीं है, वो तो सीएम है ना। आपके एमएस और आपके लोअर लेवल के लोग आपको कुछ नहीं समझते, तो वो तो चीफ मिनिस्टर आपको क्या समझेंगे। उसके लिए वो तो क्यों, उसको इंपॉर्टेंस का ही पता नहीं है। वो उसके माइंड में एक बात बैठी हुई है कि ये जो सिस्टम चला रहे सारे डॉक्टर्स चला रहे हैं। मेरा ये मानना है, पर्सनली मैं ये कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल ये मानना है कि आप नर्सिस के बगैर 1 मिनट भी किसी सिस्टम को, किसी वार्ड को चलाए तो मैं मानता। 1 मिनट, ज्यादा नहीं, 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट के लिए नर्सिस को कहे कि आप वार्ड से बाहर आ जाए, कोई उसको चला के दिखाए। यहां पर स्टैंड लेना पड़ेगा। मेरी जॉब जाए, उसकी जॉब जाए। ये कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, समझ में आता रही है। ये आपके प्रोफेशन के ऊपर स्टैंड है, ये कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है कि आप किसी पार्टी के साथ खड़े होकर पॉलिटिकल आप कोई नारा बुलंद करें। नो, ये तो आज आपके साथ, कल आपके ऊपर पाव रखेंगे और आपको दबाएंगे, कल आपको और दबाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर हम ये कहेंगे कि मेरे ये जो 60-70 हज़ार वाली या 30,000 रुपए वाली जॉब चली जाएगी, ये ऐसी जॉब है, बाढ़ में चली जाएगा, खत्म हो जाएगी ये जॉब। रिस्क जो है वो इस 70,000 30,000 रुपए से मुझे नहीं मिलेगा। अगर ये मेरे अंदर सोच आ जाए ना, मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ, मैं एक टेक्निकल बंदा हूँ, मुझे कहीं भी जॉब मिल सकती है, ठीक है। देखिए मुबशिर, आपने सर्विस स्ट्रक्चर की बात की, हम लोग डेवलप क्यों नहीं हो रहे हैं? हम लोग इसलिए डेवलप नहीं हुए कि मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन की 16 स्केल की जॉब अगर मिल गई ना, मैंने PhD भी की हो ना, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मुझे 60 साल बाद पेंशन मिलेगा। दिस इज बेसिकली द रीजन बिहाइंड ऑल दिस डिस्ट्रक्शन। इस डिस्ट्रक्शन के पीछे सबसे बड़ा जो है ना, वो ये सोच माइंड है, ये माइंड सेट है कि मुझे बस गवर्नमेंट की जॉब मिल गई है और ये 60 साल तक जारी रहेगी, इसके बाद मैं रिटायर होऊंगा और मुझे पेंशन मिलेगी, बस बात खत्म। इसी ने बेड़ा गर्क कर दिया इस प्रोफेशन का। बहुत कम लोग जिस तरह आपकी तरह लोग, बहुत कम लोग इस तरह थे कि जो मैदान जो आए सामने और उन्होंने टाइमली डिसाइड किया कि चले हम ये क्यों हम यहाँ से पेंशन लेंगे, 60 साल बाद रिटायर होके, और 60 साल तक मैं 50,000 रुपये से ले लूंगा या ज़्यादा ज़्यादा 1 लाख रुपये से ले लूंगा, ठीक है। तो लोगों ने, अच्छा, तो ये हमारा माइंड सेट है जिसकी वजह से हम आज भी बैकफुट पे है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि हमने अपने आप को कहाँ साबित किया, मुझे ये बता दें कि मुझे CM मान ले या कोई और मुझे मान ले। तो हमारा स्टैंड कितना वीक था, इसको मैं स्टैंड नहीं कहता कि 50 लोग निकल आए और हर हॉस्पिटल में जिंदाबाद, नो, इसको स्टैंड नहीं कहते। स्टैंड इसको कहते थे कि क्यों आपके सारे हॉस्पिटल्स के 100% लोग क्यों नहीं निकले, क्योंकि ये आज अक्सा के साथ है, कल आपके साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा। ये तो एक स्टेप सेट हो गया। अगर आपने इस मरतबा सही स्टेप नहीं लिया, ठीक है, अभी ऐसी उसमें बेल हो गई है जो कि नॉन बेलेबल है 322, क्यों? प्रेशर की वजह से हुआ है। ये कौन सी कानून है? मैं वो इसकी तो बात कर रहा हूँ ना
तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए, अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए, इसकी इज्जत को बचाने के लिए सबको स्टैंड लेना होगा, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा। सीएम ने भी बात सुननी होगी, पीएम ने भी बात सुननी होगी, हेल्थ सेक्रेटरी ने भी बात सुननी होगी, और सब ने इस इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट करना होगा। अगर हमने सर्वाइव करना है तो, नहीं करना सर्वाइव, इस तरह करना है जो अभी कर रहे हैं हम लोग, जिस तरह हमारे ऊपर ये पाव रख के हमें दबा रहे हैं, तो फिर तो बात ही खत्म है। फिर क्यों हम ऐसी बातें करें कि जिसका कोई हाल ही ना निकले। लेकिन अगर आपने अपने रिस्पेक्ट को बचाना है, आपने इस प्रोफेशन को बचाना है, और हम ये कभी भी नहीं कहेंगे, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि कोई गलत काम करेगा और हम उसको भी सपोर्ट करें, नो, गलत गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, लेकिन अपने प्रोफेशन को हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिस तरह आप तो सुने, मामूली भी कुछ हो जाता है, वाईडे वाले आपके डॉक्टर्स वगैरह आके उसको 5 मिनट में बंदा छूट जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बैठी हुई है इस माइंड में कि बस यही वो लोग हैं जो ड्राइवर हैं, मैन यही इन चीज़ को चलाते। आपका तो वो समझती ही नहीं है, भाई बाजी जाके टीका लगाओ आप, ये उसका आपका तो लेवल है उसके जहन में, माइंड में। ये अब इस लेवल को चेंज करना है, और ये तब चेंज होगा जब अच्छे लोग सामने आएंगे, उनको मौका मिलेगा और वो उसी में काम करेंगे। ठीक है, तो मेरा हायर अथॉरिटीज को मैं वो मैसेज में यही देना चाहता हूँ कि नर्सिस के ऊपर इन्वेस्ट करें, नर्स पेशेंट रेशो के बारे में सोच ले खुदारा। ठीक है, अगर नहीं सोचेंगे तो ये जिस तरह ये 3 बच्चे गए हैं, अल्लाह ना करे और ये ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा होते जाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। 1:35, 1:20 ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऊपर हायर अथॉरिटीज़ काम करें और इस रेशो को जितनी भी बेहतर बना सकते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर उसको बेहतर बनाए, ताकि केयर जो है वो बेहतर हो जाए और एरर्स जो है वो कम हो जाए। तीसरी बात ये है कि हायर एजुकेशन के लिए नर्सिस को प्रमोट किया जाए, उनको हेल्प किया जाए। ठीक है, ताकि वो और भी क्वालिफाइड हो। देखें, जितने आपका ये जो प्रोफेशन है ये क्वालिफाइड होगा, इतने आपके हॉस्पिटल के अंदर जो है वो लोग पेशेंट सेफ रहेंगे, इतने आपके एरर्स कम होंगे, इतने आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, इतने आपके हॉस्पिटल स्टे कम होंगे। तो इस प्रोफेशन के ऊपर रियल में आपने इन्वेस्ट करना है, बातों से नहीं, रियल में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और बात यह कि इनकी जो सैलरी, जो वेजेस है, जो रेम्यूनरेशन है, उसको प्लीज़ कंसिडर किया जाए। देखें, आपसे इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये आज आपको पता नहीं है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ जो है ये क्रश हो जाएगा, ये डिस्ट्रक्शन की तरफ हम जा रहे हैं और ये और चीज़ें नीचे आ रही है। तो लिहाजा आप इसका ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरी कंट्रीज़ की तरह 8-8 लाख रुपए सैलरी कर दें या 5 लाख सैलरी कर दें, नो। लेकिन इस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन को देखकर आप एक ऐसी पॉलिसी उनके लिए बनाएं ताकि वो एक बंदा वो जा रहा है यहाँ से ब्रेन ड्रेन होके किसी और कंट्री में जाए, वो यहाँ पर स्टे कर सके। क्यों? कि उसकी रोज़मर्रा के अखराजात पूरी नहीं हो रहे, वो इसलिए जा रहा है। तो आप इतने इसके लिए पॉलिसी बना दें, इसकी सैलरीज के लिए ऐसा पैकेज बना दें कि इस इन्फ्लेशन के अंदर, इस मुल्क के अंदर, वो जिस फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, अगर वो इस फैमिली को इजीली सपोर्ट करेगा तो कौन पागल है यार जो अपने अपनों से दूर होके वो जाके सालों साल बाहर रहे? कोई नहीं होगा इस तरह, मैं वही कह रहा हूँ। तो इस वजह से इनके लिए ऐसी पॉलिसी, और इसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये तो हायर अप्स के लिए मेरी हो गई। नर्सिस के लिए ये है कि प्लीज़ अपनी डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रांग रखें, जब भी कोई एक्शन करे अपने डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रांग रखें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही वो डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपको किसी भी जगह में प्रोटेक्ट करेगी। आपके ऊपर कोई भी 35 पेशेंट देख रहे हो, रोज़ाना उस डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करें कि 1:35 है, हायर अथॉरिटीज़ को लिख के कि ये नहीं हो रहा, कल कोई एरर्स होंगे, लिहाजा आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये लिखना शुरू करें आज से। ठीक है, कोई माने या ना माने, लेकिन लिखना शुरू कर दें। उसके बाद जो मिनिमल चीज़ें हैं ड्रग के अंदर, उसको ज़रूर फॉलो करें। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कोई नॉन हिस्ट्री ऑफ एलर्जी तो नहीं है। एक्सपायरी डेट वो पुलिस सब चेक करते हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर फोकस करें। एक्सपायरी, डाइल्यूशन के ऊपर, अगर कोई चीज़ डाइल्यूट होती है उसके ऊपर ज़रूर फोकस करें। ठीक है, और साथ साथ अपने जो भी रिस्पॉन्स, ऐसा ना हो फ्री फील्ड, अक्सर हम ये करते हैं कि फ्री फील्ड सिरेंजेस रख के उसके बाद हमें पता नहीं चलता इसमें हमने क्या किया। तो वो कॉमन चीज़ें जो कि हमसे एरर्स हो सकती है उसको हम अवॉइड करें ताकि हम प्रिवेंट कर सके फ्यूचर में एरर्स को। ठीक है, और उसके अलावा अपने स्किल्स के ऊपर अपने आप को, जिस तरह मुबशिर गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग एजुकेशन सर्विस NES डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है बहुत कम जगहों पे। ठीक है, हम लोग इसको पहले मरतबा गवर्नमेंट साइड हॉस्पिटल्स में इंट्रोड्यूस करवाया ताकि नर्सिस के ऑन जॉब ट्रेनिंग हो, ऑनगोइंग ट्रेनिंग जारी हो, ताकि हम उनको डेट रख सकें। नहीं रखेंगे
ऐसे नर्सिस के साथ मेरा वास्ता पड़ा है जिनका एक्सपीरियंस 28 साल था। जब मैं डायरेक्टर था, मेरी पैदाइश नहीं थी, उन्होंने नर्सिंग ट्रेनिंग की थी, और उनके बाद जब उनकी डिप्लॉयमेंट हुई थी, एम्प्लॉयमेंट हुई थी, वो उनका कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो आप मुझे आज के ज़माने के साथ, आज के एरा के साथ कैसे चलेंगे? नहीं हो सकता। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि हम उनके लिए ऐसे एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट बनाएं हर हॉस्पिटल के अंदर, ताकि उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग हो, ऑन गोइंग ट्रेनिंग हो, ताकि हम उनको अपडेट रख सकें, ताकि वो इस तरह के एरर्स के बारे में उनको पता चले, उनके डाइल्यूशन के बारे में पता चले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो कम्पिटेंसी बेस्ड हम उनके ऊपर फोकस करें, ठीक है, उनकी कम्पिटेंसीज को असिस्ट करें। हमें अभी तक पता नहीं है कि हमारी कम्पिटेंसीज क्या होनी चाहिए नर्सिस के अंदर, ठीक है, तो उन कम्पिटेंसीज के ऊपर हम फोकस करें ताकि हमारी वो कम्पिटेंसीज डेवलप हो जाए। तो नर्सिस के लिए यूनिटी करनी चाहिए, एक दूसरे के टांगे खींचना ख़त्म कर दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, अच्छे कामों में एक दूसरे को सपोर्ट करें, जो भी काम करें एसओपीज़ को फॉलो करें। जो भी एसओपीज़ है, ड्रग की जितनी भी, मैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की इसलिए बात कर रहा हूँ कि ड्रग एरर हुआ है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एरर, उसी जो कॉमन एसओपीज़ है, जो जिस तरह मैंने कहा, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ जी, आपका क्या नाम है, फाइल को देके उसको जिस तरह जितना आपसे हो सकता है उतना आप करें। लेकिन लास्ट में मुबश्शिर फिर यही कहूँगा कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी हायर अथॉरिटीज़ अच्छे स्टेप नहीं लेंगे। ये एफआईआर से ये बातें ख़त्म नहीं होंगी, ये किसी को दबाने से ये बातें ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है, किसी को जेल में भेजने से ये बातें ख़त्म नहीं होगी। हकीकत को, रियलिटी को इन लोगों ने तस्लीम करना होगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, रूट काज को आइडेंटिफाइड करना होगा, और उसके बाद जो भी रिकमेंडेशंस है उसके ऊपर अमल करना होगा, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना होगा। तो तब हम इन चीज़ों को और अपने हॉस्पिटल्स को हम फॉर द पेशेंट सेफ बना सकते हैं। अदरवाइज ये सिलसिला जारी रहेगा और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। और ये मैं बता दूं, आज गरीब के बच्चे थे, कल इनमें से किसी के बच्चे होंगे, और फिर पछतावा होगा। और पछतावे से अच्छा ये है कि हम ऐसे स्टेप्स ले लें ताकि हम अपने ये जो एरोप्लेन है ना, इसको हम सेव करें। With that note, sir, thank you so much. Thank you so much for your time. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। And to whomever this video will go, वो उनको जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, and to learn from your experience and from our thoughts. So thank you so much. Thank you so much again आपके टाइम के लिए। बशीर, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अरसे बाद आपसे बातें भी हुई आफ्टर 2014। बहुत बड़ी बात है, और आप लोग कामयाब है तो हमें खुशी भी होती है कि चले हमारे स्टूडेंट्स जो है ना वो अच्छी अच्छी जगहों में है, और अल्लाह आप लोगों को कामयाब रखे और भी। और इंशाल्लाह इसी तरह एक हम ज़रूर रखेंगे ऑटोनॉमी की, मैंने जो आपकी बात की है इसके ऊपर ज़रूर आप सोचना, एक प्रोग्राम पर ज़रूर करेंगे कि हम किस तरह इस डिपार्टमेंट को ऑटोनोमस बना सकते हैं, और उस ऑटोनॉमी का फ़ायदा क्या होगा कि हेल्थ केयर के ऊपर, सिर्फ एक डिपार्टमेंट को नहीं, हेल्थ केयर के ऊपर और जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर कितने उसके असरात होंगे, कितने अच्छे गुड एक्सपीरियंस उसके, ठीक है। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।